प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। जलचन्दने अक्षतपुष्पदीप नैवेद्यरूपयति फल्लाय पूजा को मानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी अंग रचे चुनि ज्ञानमयी सो जिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य हरि। ओम ह्रीं सिद्धिमुखोद्भूत सरस्वती देवे अनर्घ पद प्रार्थय अर्घम निरूपामि स्वाहा। आचार्य कुंदकुन देव द्वारा रचित प्रवचनसार ग्रंथ में वे स्वाध्याय करने की प्रेरणा दे रहे हैं, उसका ही मंगलाचरण है। जिण सत्था दो अट्ठे पच्चखादी बुज्ज दो नियमा की यदि मोह बचयो तम्मा सत्थम समधिदव्यम। बहुत सुंदर। शास्त्र का स्वाध्याय क्यों किया जाए, शुद्ध की आराधना क्यों की जाए, यह इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है प्रवचन सार में आचार्य कुंदकुन देव ने। साथियों, आज मैं आपको, क्योंकि हमारे कुछ जो लोकल प्रतिभागी हैं वो नहीं आ सकते थे, देर तक आएंगे, इसलिए प्राकृत प्रकाश की जगह प्राकृत का एक प्रायोगिक अभ्यास और उसके साथ साथ एक नए विषय की, नए क्षेत्र की पूरी जानकारी का प्रकल्प रखा है। वह है सम्राट खारवेल द्वारा रचित हाथी गुम्फा अभिलेख। यह अभिलेख भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर में ही उदयगिरी की पहाड़ियां प्रसिद्ध हैं। उसके बीच में से चूंकि मार्ग निकाला गया, इसलिए उसमें दो खंड हो गए। एक का नाम उदयगिरी जो पूर्व की ओर है, सूर्य की पहली किरण वहां पड़ती है, और दूसरे का नाम खंडगिरी। पहले ये अखंड पर्वत था, तब इसका नाम कुमारी पर्वत था। सम्राट खारवेल ने इसका नाम कुमारी पर्वत दिया। आपको जानकारियों के लिए कुछ चीजें बता रहा हूं। क्या है, कुमारी पर्वत नाम से प्रसिद्ध रहा ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी। आपको बताऊं, मगध और कलिंग पड़ोसी भी थे और उनमें परस्पर बैर भी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के काल से मिलता है, इतिहास है। और लगभग वैसे ही जैसे हमारा भारत पाकिस्तान का, सारी दुनिया जीत ले लेकिन यदि पाकिस्तान की टीम को नहीं हराया तो हमारा वर्ल्ड कप बेकार होता है। ऐसे ही मगध की दिग्विजय तब तक पूर्ण नहीं होती थी जब तक कलिंग को नहीं जीत ले। सम्राट अशोक ने इतना भयंकर रक्तपात पूरे देश में किसी भी प्रांत को जीतने, किसी राज्य को जीतने के लिए नहीं किया जितना कलिंग को जीतने के लिए किया। और कलिंग वालों ने भी जान लगा दी। कितने ही मरे। एक छोटा सा राज्य था, उसमें वो कहते हैं 1 लाख लोग मारे गए, लगभग 3 लाख लोग बुरी तरह घायल हुए। कई घरों में स्त्रियों और बच्चों के अलावा कोई नहीं बचा था। लेकिन कितना प्रतिरोध किया होगा उन्होंने, यह भी जाना जा सकता है। उस कलिंग, जिस कलिंग का एक परिचय हमारे आगम ग्रंथों में इस रूप में है। भगवान महावीर जो थे, उनकी मां प्रियकारिणी त्रिशिला की सगी बहन वहां के महाराजा की सहधर्मिणी थी। इसलिए उस काल में
एक और हम कह सकते हैं कि ये मगध और कलिंग दोनों मौसी की जगह थी, एक मां की जगह और एक मौसी की जगह। विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद एक बड़ा विरोध का युग शुरू हुआ जो लंबे काल तक चला। उसका एक कारण यह भी था, विश्व के इतिहास में पहली कोई प्रतिमा बनी, आराध्य प्रतिमा, देव प्रतिमा। बातें बहुत आती हैं, लेकिन इतिहास जो कहता है वह सबसे पहले कलिंग में बनी थी, कलिंग जिन की प्रतिमा। कब बनी थी इसकी एक्यूरेट डेट कोई नहीं मिलती है, लेकिन कोई परेशानी नहीं, लेकिन यह तय है कि ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी में वह कलिंग को जब पराजित किया गया तो मौर्य साम्राज्य के बाद, पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले जो नंद वंश वहां स्थापित था मगध में, यद्यपि उसका शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, पर उसमें जो महापद्मनंद नाम का राजा था उसने भी कलिंग पर भीषण आक्रमण किया और वहां के उसके किसी मंत्री ने सलाह दी उसे कि कलिंग वासियों को यदि मन से परास्त करना है तो इनके यहां एक आराध्य देव है, कलिंग जिन बोलते हैं उनको ले आना। यदि उनको आपने काबू में कर लिया तो कलिंग वालों का मनोबल टूट जाएगा। वह प्रतिमा आदिनाथ जिनेंद्र भगवान पहले तीर्थंकर की थी, जो कलिंग में, संपूर्ण कलिंग में, पूरे कलिंग के आराध्य देव के रूप में पूजे जाते थे। चाहे जैन हो या जैनेतर, सभी लोग उनका सम्मान और बहुमान करते थे। और यह बात कोई नई नहीं है, आप वेद पढ़िए, वैदिक पुराण पढ़िए, सब में आदिनाथ की बारंबार स्तुति की गई। उन्हें रत्न गर्भ के नाम से भी कहा गया, हिरण्य गर्भ के नाम से भी कहा गया। हम जानते हैं कि तीर्थंकर जब मां के गर्भ में आते हैं उसके 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा देवगण करते हैं उनके प्रांगण में, इसलिए उनका नाम हिरण्य गर्भ और रत्न गर्भ पड़ा। उनको नाभि शूनु, जिनके नाम से इस देश का नाम पहले अजनाभ वर्ष था, नाभि राय उनके पिता का नाम था, उन्हीं आदिनाथ की प्रतिमा कलिंग जिनके आराध्य देव के रूप में स्थापित थी। महापद्मनंद उसको लेके कल मगध साम्राज्य में ले आया था। तब से मगध कलिंग वालों ने कितनी हिम्मत की, लेकिन उनका हौसला जुट नहीं पाया और सम्राट अशोक ने भी इतना रक्तपात मचा लिया। लेकिन कलिंग की ही धरती थी। जब सारे कलिंग से लंबे समय तक युद्ध करने के बाद सम्राट अशोक वहां के रणिवास तक पहुंचता है, एक मात्र 8 साल की बच्ची अंदर से निकल के आती है और अशोक से कहती है, आओ सम्राट, इन लाशों पर बैठ करके अपना राज्याभिषेक करो। कलिंग में जब तक कोई जीवित है आप कलिंग के विजेता नहीं बन पाएंगे। एक 8 साल की बच्ची का मनोबल टूट पाया। अशोक अपने आप को हरा हुआ अनुभव करने लगा। उसने शस्त्र का त्याग कर दिया। अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अब मैं राष्ट्र की किसी देश की विजय नहीं करूंगा, अब मैं धर्म की विजय करूंगा, धर्म की विजय पताका फहराऊंगा। और उसने अहिंसा को अपनाया। ये बड़ा भारी अंतर जो हमें जानना चाहिए। उसी कलिंग की धरती पर हुआ, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि कलिंग का गौरव, कलिंग जिनकी प्रतिमा वह हमारे ही मगध साम्राज्य में रखी हुई है, जो महापद्मनंद लाया था, जिस नंद वंश के लोगों को स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया चाणक्य के सहयोग से। उस नंद वंश के बारे में इन कृष्ण पक्ष
हम लोग बहुत कहते हैं हर महीने में आता है कृष्ण पक्ष भी और शुक्ल पक्ष भी। लोगों के चरित्र का, लोगों के व्यक्तित्व का, साम्राज्यों के भी कृष्ण पक्ष भी होते हैं और शुक्ल पक्ष भी होते हैं। इस कृष्ण पक्ष से वो अवगत नहीं था। इस भूल का परिष्कार जाके बहुत अरसे बाद हुआ जब सम्राट खारवेल कलिंग का राजा बना, सम्राट बना। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस शिलालेख को पढ़ना शुरू करूं, समझाना शुरू करूं आपको प्राकृत की दृष्टि से भी और इसके तथ्यों की दृष्टि से भी एक जानकारी दे देना चाहता हूं। एक राजवंश था हमारा जिसे हम सातवाहन राजवंश कहते थे। उसे चेदी राजवंश भी कहा जाता था। ये आंध्र सातवाहन वंश था, जो आज का जो आंध्र प्रदेश है वो वहीं था। और ये ईसा पूर्व करीब 1200 साल से इसका इतिहास मिलता है। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पित थे। राष्ट्र धर्म इनका प्रथम धर्म होता था। उस राजवंश में जब जैसे वंश बढ़ता है तो वंश बढ़ने के समय जैसे हमारे घर में बच्चे बड़े बड़े हो जाए, परिवार बड़ा हो जाए, तो लोग धीरे धीरे अलग अलग जगह बसते, सब वहीं नहीं रहते, अलग जगह पे पहुंचते हैं, रहने लगते हैं। वही अंतर इस राजवंश में पड़ा। चेदी राजवंश या सातवाहन राजवंश जो आंध्र का था, उसकी दो ब्रांचें एक अपनी सैन्य टुकड़ी लेकर के देश में नए साम्राज्य स्थापित करने के लिए चली। यह समय था ईसा पूर्व 3री शताब्दी का। जो ये चली, एक शाखा आंध्र के किनारे किनारे कोस्टल आंध्रा से बढ़ते हुए, कोस्टल उड़ीसा से बढ़ते हुए वो जाके कलिंग नगरी में पहुंची। आपको बता दें, ईसा पूर्व काल में भुवनेश्वर का नाम कलिंग नगरी था। जानकारी के लिए भी जान लीजिए कि उत्कल और कलिंग ये दो नाम पड़े। उत्तरी उड़ीसा को उत्कल कहते थे, दक्षिणी उड़ीसा को कलिंग कहते थे। तो वहां पर जब ये पहुंचे तो शुरू में एकदम से इन्होंने ना किसी से लड़ाई की, ना झगड़ा किया। एक छोटे से रजवाड़े के रूप में वहां रहने लगे और अपना किसी तरह से थोड़ा बहुत काम चलाए। उसी राजवंश में खारवेल के दादाजी आए थे। बाद में इनके पिताजी ने भी अपना काम किसी तरह जीवन यापन किया, छोटे मोटे राजा के रूप में। लेकिन खारवेल जब हुआ, उसने अपना एक ऐसा इतिहास स्थापित किया कि शायद ऐसी दिग्विजय किसी अन्य राजा ने नहीं की पूरे भारतवर्ष में। और साथ ही हमें सीखने की चीजें यह भी है कि उसने किसी से युद्ध और रक्तपात नहीं किया। दिग्विजय अभियान होना अलग चीज है और रक्तपात करना, हिंसा करना अलग चीज है। यह सारा इस खारवेल के अभिलेख से आपको ज्ञात होगा। हमें इस देश में क्या नीतियां थीं और क्या नहीं थीं उसका भी पता चलेगा। बहुत प्राचीन काल में हमारे यहां कहा जाता था साम दाम दंड भेद, 4 नीतियां चलती हैं। कुछ समझदारी से काम ले, कुछ ले दे के निपटे, कुछ दंड दे के काम चलाए, और कुछ आपस में जो मजबूत हो उनको आपस में भेद करके, लड़ाई करके, उनमें लड़ाई झगड़ा करवा के, फूट डाल के शासन करें। जैसे अंग्रेजों का कहा जाता था फूट डालो और राज्य करो। लेकिन खारवेल के अभिलेख से प्रमाण मिलता है कि उन्होंने 3 ही नीतियां बनाई थी। दंड संधि साममय। पहले उद्दंडता करे, उसे दंड दो। बहुत बलवान हो, चलो व्यर्थ की प्रजा मारी नहीं जाए, सेना मारी नहीं जाए, संधि कर लो। और साम, यदि मान लो आपको दिग्विजय करना है
और किसी से जबरन लड़ना नहीं पड़े, वो आपसे लड़ने नहीं आता है तो उसको साइड देके निकल जाओ। ये साम की नीति थी। ये 3 नीतियां हैं। भेद की नीति उसके समय में नहीं थी, इस अभिलेख से प्रमाणित होता है। इस अभिलेख से देश में कहां कैसे विशेषताएं थी उनकी भी जानकारी मिलती है। मैं आपको अब अभिलेख के आधार पर ही बताना चाहता हूं। आप सभी के मोबाइल में कार्यशाला के ग्रुप में इसका पाठ भेज दिया गया है, उसको आप लोग खोल सकते हैं, देख सकते हैं, अन्यथा यूं ही सुन सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, प्राकृत से भी समझाऊंगा और उसके साथ साथ मैं इसको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विभिन्न दृष्टियों से समझाऊंगा। यह देश का पहला शिलालेख है जिसमें किसी मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। किसी सम्राट के द्वारा लिखाया गया पहला शिलालेख है। अन्यथा मंगल चिन्ह बनते थे लेकिन मंगलाचरण नहीं किया जाता था। जो जैन परंपरा का णमोकार मंत्र है, शाश्वत मंत्र जिसको कहते हैं, लेकिन लोगों को डाउट था कि इसका रचना तो षटखंडागम जो पहली शताब्दी ईस्वी में लिखा गया उसमें मंगलाचरण के रूप में दिया गया है। लेकिन हम जानते हैं आगम है। आगम माने परंपरा से प्राप्त, कोई इसका रचयिता नहीं होता है, वो मात्र लिपिबद्ध करता होता है। इस तथ्य को हमें समझना होगा। उसने णमोकार मंत्र की 2 पंक्तियां इसमें प्रस्तुत की हैं। णमो अरिहंताणम णमो सव सिद्धाणम। एक प्रश्न उठता है कि यदि णमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया तो इसमें 2 को ही क्यों नमस्कार किया? ये सव शब्द का प्रयोग सिद्धों के साथ ही क्यों कर दिया गया? आचार्य, उपाध्याय, साधु और साधुओं के साथ शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? ये प्रश्न आपको स्वाभाविक हो सकता है। मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं, जब इसके अभिलेख के अंत तक पहुंचेंगे आप तो उसमें पाएंगे आप कि लास्ट में सम्राट खारवेल बात कहते कहते जैसे अधूरी छोड़ देते हैं। वो दिवंगत नहीं हुए थे। उन्होंने आगे क्या किया? वो धार्मिक आध्यात्मिक तो हो गए, लेकिन क्या किया ये इसमें उल्लेख नहीं है। प्रतीत होता है कि शायद उन्होंने मुनि दीक्षा स्वयं ले ली होगी और संघ के आचार्य बने होंगे। उस समय यह अभिलेख लिखा गया, इसलिए उन 3 पदों का वंदन नहीं किया गया, मात्र 2 पदों का वंदन किया गया। णमो अरिहंताणम नमो सव सिद्धाणम। यह अभिलेख खारवेल ने स्वयं ही लिखा है। संभवतः खारवेल की रानी जो थी उसने ये लिखवाया। सिंधुला नाम था उसका, और भी रानियां थी, पर सिंधुला का उसने 2-3 बार उल्लेख किया। वो शायद उसके प्रशासन तंत्र में उसकी परामर्शदात्री के रूप में, गाइड के रूप में उसका बड़ा भारी रोल रहा, भूमिका रही, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। फिर हम जाने, पहला शब्द है ऐरेण। ऐर शब्द कई लोग कहते हैं आर्यवाची। इसका एक पाठ एड़ भी मिलता है, जो मराठी ला होता है साउथ का, ला 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 नहीं ला। एड़ यह अद्वितीय, महानतम, इस अर्थ में भी भारतीय परंपरा में इसका उल्लेख मिला है, खास तौर पर द्रविड़ परंपरा में। उसको यदि हम माने तो यह अपने युग का महानतम सम्राट था। फिर दूसरा नाम दिया गया महाराजेन। आप जानते होंगे राजा और महाराजा में अंतर होता है। कितना अंतर होता है कि राजा में अकेला रा और जा होता है और महाराजा में महा और जुड़ा होता है। ऐसा नहीं, जैसे राज्य और राष्ट्र में अंतर होता है। एक राज्य में, एक राष्ट्र में कई राज्य हो सकते हैं, लेकिन कोई भी राज्य अपने आप को राष्ट्र नहीं कह सकता। महाराज शब्द जिसके अंतर्गत कई मुकुटबद्ध राजा होते हैं, इसके 2 लक्षण हमें मिलते हैं।
एक लक्षण जैन आगम ग्रंथ में मिलता है और शायद तिलोक प्रणति में है, और दूसरा लक्षण हमें मिलता है आचार्य हरिभद्र सूरी द्वारा रचित सम्राज्य कहा, उसके शायद नवम उद्देशक में इसकी चर्चा आई। वो कहते हैं कि जिसके अंतर्गत कई ऐसे मांडलिक राजा हों और उनके कुछ सिस्टम भी दिए कि वो बाकायदा उसके हर प्रोग्राम में उपस्थित होते हों, सहमति जताते हों उसके निर्णयों से और उसकी आज्ञा का पालन करते हों, अनुवर्ती हों, ऐसे राजा को ही महाराजा कहा जाता है। एक और बड़ी बात वह यह है कि अन्य राजाओं का राजा के रूप में अभिषेक हुआ, वो बाद में धीरे धीरे महाराजा बन गए, लेकिन खारवेल अपने अभिषेक के राज्याभिषेक के समय ही वो लिखता है महाराजाभिषेचनम पापुनाति, उसका राज्याभिषेक ही महाराजा के रूप में हुआ था। मतलब युवराज रहते हुए उसने अपना इतना प्रभाव बना लिया था कि कई लगभग 32 मांडलिक राजा उसकी बात को मानने लगे थे, उसकी अधीनता को स्वीकार करते थे। तीसरा शब्द है महामेघ वाहनेन। महामेघ, किसकी आवाज आ रही बेटा? ये बार बार डिस्टर्बेंस क्यों कर रहे हैं? कौन कर रहा है? महामेघ वाहन, महामेघ खारवेल के हाथी का नाम था। जैसे महाराणा प्रताप को कहा जाता है चेतक के पर सवार, उसकी एक पहचान है। बड़े बड़े लोग, उनके वाहन की भी एक पहचान होती थी, उन पर कोई दूसरा सवार नहीं होता था। तो महामेघ नाम का एक बड़े बादल के समान जो काला हाथी था, विशालकाय। आपको बता दूं, कलिंग के हाथी बहुत प्रसिद्ध रहे, जैसे केरल के हैं ऐसे कलिंग के भी हाथी प्रसिद्ध रहे। तो वो उसका वाहन था। उसने उसका अपने विशेषण के रूप में उल्लेख किया। इससे हमें क्लियर लगता है कि उसके जीवन में इस हाथी के सवारी का कितना बड़ा रोल रहा होगा, भूमिका रही होगी। इसके बाद वो बताता है चेदी राजवंश वधनेन। चेदी राजवंश तो पुराना था, उसके द्वारा स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन वह उसका वधनेन, उसको बढ़ाने वाला था। ये सब तृतीयांत प्रयोग कर्मवाच्य के कारण है। पसत शुभ लक्षणेन, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रशस्त लक्षण और शुभ लक्षण, इन दोनों में अंतर होता है। यह शरीर शास्त्र की बात है। कोई व्यक्ति देखने में हमें मोस्ट आइडियल लग सकता है, माथा अच्छा है, आंखें सही है, नाक, चेहरा सब अच्छा है, हाथ पैर लंबाई सब ठीक है, कलर भी ठीक है, ये प्रशस्त लक्षण कहलाएंगे, लेकिन शुभ लक्षण नहीं कहते। शुभ लक्षण जो सामुद्रिक विद्या के होते हैं, हाथ पर या पैर पर गज का, वज्र का, पद्म का, चक्र का इत्यादि चिन्ह जो होते हैं, उनको शुभ लक्षण बोलते हैं। प्रशस्त शारीरिक सौंदर्य वाची है, तो वही शुभ सामुद्रिक विद्यावाची। इसका मतलब उसका आकार प्रकार भी आइडियल था और उसके शरीर पर ऐसे शुभ लक्षण थे जो मात्र महापुरुषों के ही होते। उसके बाद वो लिखते हैं पसत शुभ लक्षणेन चतुरंत लुटंत गुण उपेतेन। राजा अपनी तलवार और पौरुष के बल पर आतंक से दुनिया को जीत सकता है, आतंकित कर सकता है, लेकिन खारवेल ने अपने किसी बात से आतंकित नहीं किया था। वो लिखता है चतुरंत लुठंत गुण उपेतेन, ऐसे गुण वाला था कि जो चारों दिशाओं में उसके गुणों की कीर्ति व्याप्त थी। चतुरंत लुठंत गुण उपेतेन। एक अंतर देखेंगे आप कि इसमें आपको ना का प्रयोग मिल रहा है। भाषा की दृष्टि से इसका एक कारण है। एक तो जो इधर मगध के उस पार जाए तो प्राकृत में णा की जगह ना का प्रयोग धीरे धीरे सूत्र भी आएगा, आप इस प्राकृत प्रकाश में पढ़ेंगे
तो वहां के लोग करने लगते थे। एक तो कारण ये है। दूसरा, ब्राह्मी लिपि में जब लिखा जाता है, आपको बताता हूं लिख के, कहां से रखे हुए हैं यदि, ये आकृति है। अब इसमें यदि ऊपर का नहीं हो तो ये ना है, और ऊपर लग जाए तो ये णा है। बहुत बारीक सा अंतर, मामूली सा। अब उसमें नीचे का तो ऐसे ही मिलता है, ऊपर का ऐसा मिलता है। अब इसे णा पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, चूंकि जो पुरातत्व शास्त्री है और अभिलेख विद्या के विशारद हैं, उन्होंने इसको ना पढ़ा, तो अभी हमने पाठ में ना ही रखा है, अन्यथा इसे हम णा भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बाधा नहीं। कलिंगाधिपतिना, अगला विशेषण उसने दिया, बिल्कुल संस्कृत निष्ठ है, कलिंग के अधिपति। इसका मतलब है कि उसने पूरे कलिंग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, उसको अपने प्रशासन अपने अंडर में ले चुका था। लेकिन ध्यान रखिए, ये सारे विशेषण किसके आ रहे हैं? जो युवराज के समय के हैं। इसके बाद वो महाराजा विशेषण पापुनाती आएगा। इसलिए देखिए, श्री खारवेले, उसका नाम खारवेल श्री था। बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे नाम रखते हैं। आज भी हमारे लेडीज में कमल श्री, पद्म श्री के नाम चलते हैं, जय श्री होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम ये समझे कि उसका नाम के साथ श्री शब्द जुड़ा हुआ था। यहां पर शुरुआत में उसने श्री खारवेल लिखा है, अंत की प्रशस्ति में उसको खारवेल श्री कहा गया। ये आप देखें, 15 वर्षानी, 15 वर्ष तक, इतिहास जानिए, 15 वर्ष तक कीड़िता कुमार कीडिका। माननीय दीनानाथ जी, आज की जो एजुकेशन सिस्टम का तरीका है, उसमें हम 3 साल से बच्चे को घर से निकालने लगते हैं। उसका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास नहीं होने देते, उसके पहले उस पर बोझ लाद देते। यहां दिखाया गया, वो राजवंश का था, राजकुमार था, कमी नहीं थी, फिर भी 15 वर्ष तक कीड़िता कुमार कीडिका। जाओ बच्चे, गिल्ली डंडा खेलो, जो करना करो, मौज करो, कोई वर्णन नहीं। ये भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो प्राचीन युग है, उसके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि उसने सर्व साधन संपन्न होके भी 15 वर्ष तक अध्ययन नहीं किया, गुरुकुल में नहीं गया, तो क्यों? विचार किया जाए। और 15 वर्ष तक जब सामान्य शारीरिक और मानसिक विकास हो गया, उसके बाद में वो क्या करता है? ततो लेख, रूप, गणना, व्यवहार, विधि विशारदेन। उसने 9 वर्ष तक जो पढ़ाई की, उसके एक राजा के लिए, राजकुमार के लिए कोर्स नोट कर सकते हैं आप। लेख, लेख मीन्स लिखना। हाँ भाई, पढ़ना लिखना तो जब सीखेगा तो हम ये नहीं है। लेख के बहुत अर्थ होते हैं। लेख माने कूट लेख क्रिया, हमारे शास्त्रों में एक आती है, आप अच्छी तरह जानते हैं दीनानाथ जी, कूट लेख क्रिया, गुप्त लेख, कोडिंग, जिसे आजकल की उसमें बोलते हैं कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में कोडिंग। तो वो कोडिंग जो होती है, जिससे दूसरे ने कुछ भी लिख के भेजा, लेकिन राजा को समझ होना चाहिए कि कहीं वो उसी के विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं चल रहा, उसे डिकोड करना आना चाहिए। आपको बताया था मैंने शायद कभी, ये जो अशोक के काल में अशोक का पुत्र जो कुणाल था, वो अंधा कैसे हुआ था? ऐसे ही हुआ था। उसने कुणाल को जब परिवार में कलह हुई, उसने मालवा का गवर्नर बना के उज्जैन भेज दिया। वो उज्जैन में काम कर रहा था,
साथ में एक मंत्री भेजा। लेकिन इधर अशोक को चिंता थी कि वो जाके वहां प्रशासन तो सीख जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं सीख पाए। उसने एक पत्र भेजा दूत के साथ, उसमें लिखा कुमारम अधीयताम, कुमार को पढ़ाना भी, अकेला प्रशासन मत कराना, युवराज मत बना के मत रखना। उनको उस समय गवर्नर बोला जाता था, राज्यपाल, उस रूप में भेजा जाता था। लेकिन उस पत्र को उसकी जो कुणाल की सौतेली मां थी तिष्य रक्षिता, वो सुंदर बहुत थी, अशोक को प्रिय भी थी, लेकिन दिमाग में भी बड़ी खुरापाती थी। उसने पूछा, अरे मेरे बेटी के लिए क्या मैसेज भेज रहे हैं महाराज, जरा बताना तो मुझे। अरे दूत तुम बैठो, इतनी दूर चल के जाओगे, कुछ शरबत पियो, कुछ तुम्हारे अनिस के लिए थोड़ा नाश्ता बना के रखो, इतने लंबे सफर पे जा रहा है। वो बेचारा रानी के आगे क्या बोले। उसने लिया पत्र और उस पत्र को धीरे से आंख का काजल लिया हेयर पिन से और उसके ऊपर एक बिंदी कर दी, कुमारम अधीयताम को कुमारम अंधीयताम बना दिया। वहां पत्र पहुंचा, चौंका। यदि वो लेख को जानकार होता तो वह देखता कि क्या दोनों की स्याही एक है, कोई कहीं मिट तो नहीं रही है, स्टाइल एक है, वर्तनी मन लेखनी की नोक एक जैसी है। यह गलती थी उस मंत्री की और उस कुमार की जिसको लेख नहीं सिखाया गया था। मैं लेख पे बोल रहा हूं, उसके इतिहास को नहीं बता रहा हूं। लेख में इतनी सारी लिपि, हस्तलिपि, लिखने की ढंग, वर्तनी कहां मुड़ रही है, लिखने वाला लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है, बाएं हाथ से लिखता है दाएं हाथ से लिखता है, उसके लिखने की स्टाइल बता देती है। ये सब चीजें जानना चाहिए एक अच्छे राजा को। उसको लिए सबसे पहले क्या सिखाया गया, सामान्य लिपि से लेकर के लेखों के जितने भेद होते हैं उन सब की जानकारी दी गई ताकि वो कभी धोखा नहीं खाए। उसने पहली विद्या सीखी लेख, दूसरी विद्या सीखी रूप। डू यू नो अबाउट द रूप? रूप मीन्स ड्रेसअप एंड मेकअप। महाभारत आप जानते हैं, अज्ञातवास में पांचों पांडव रहे थे, कोई पहचान पाया था? नहीं। शर्त यही थी, यदि पहचान लिए गए तो वापस 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। था कि नहीं था? नहीं पहचान पाए। जहां रह रहे हैं वो लोग सब उनको जानते थे, कोई नहीं पहचान पाया। अर्जुन बृहन्नला के रूप में, स्त्री के रूप में रहा, एक नौजवान राजकुमार इतना बड़ा, कोई नहीं पहचान पाया। जिस उत्तरा को, जिस किसी को वो प्रशिक्षण दे रहा था, वो नहीं पहचान पाए कि मेरे को प्रशिक्षित करने वाला पुरुष है। ये अंतर है, समझ रहे? तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना है। उसने रूप सीखा। रूप अकेले राज्यसभा में बैठने की ड्रेस का ही नाम नहीं है। रूप आपको ड्रेसअप और मेकअप आना चाहिए। कैसा बनाना? आप बिल्कुल गरीब भी बन सकते हैं, आप राजा भी बन सकते हैं, आप व्यापारी भी बन सकते हैं, आप पंडित भी बन सकते हैं। कुछ भी बन जाए, पता नहीं चले, अगला जज नहीं कर पाए। इसको कला को कहते हैं रूप। फिर तीसरी कला उसने लिखी गणना। आपके पास होगा, देख रहे होंगे। गणना माने गिनती सीखना नहीं है। एक राजा को यदि इकोनॉमिक्स और लेखा में बड़ा खतरा है, ले और खा, जो कुछ मिले सब खा जा, शब्द ही तो है और क्या। 2 क्रियाएं बना दो, वो था एक शब्द, उसकी 2 क्रियाएं बना दी। आजकल होता क्या है, जितने बड़े पद पे पहुंच जाइए, ले और खा। लेकिन उसने चाहे स्टैटिक्स हो, अकाउंटेंसी हो, मैथमेटिक्स हो, इन सब का सम्मिलित रूप था लेख और गणना। हिसाब किताब करना। खजांची बता दे महाराज खाली है खजाना, कैसे खाली है, अभी कितना टैक्स आया था, कहां से कितनी प्राप्ति हुई थी,
राजा भले ही इकोनॉमिक्स नहीं हो, लेकिन उसे इकोनॉमिक्स होना जरूरी है, मैथमेटिशियन होना जरूरी है, अन्यथा ये लोग उसको दिग्भ्रमित कर देंगे, मिसगाइड कर देंगे। चौथी कला उसने सीखी व्यवहार। राज्य में निर्णय करना है, मुकदमे कई तरह के आएंगे। व्यवहार शब्द का अर्थ होता है मुकदमा। न्यायाधीश है, वो निर्णय करेंगे, लेकिन आज भी कई बड़े मुकदमे होते हैं, कोर्ट जजमेंट दे दे तो उसके बाद में फाइनल जजमेंट के लिए बोला जाता है किसको? राष्ट्रपति जी के लिए। तो क्या वो न्यायाधीश है? लॉ पढ़ा है उन्होंने? किसी से सलाह ले, कुछ करें, लेकिन आईक्यू लेवल अपना भी प्रयोग करते हैं। निर्णय उनका कहलाता है, सलाहकारों का निर्णय नहीं कहलाता है। यह समझ उनको होना चाहिए कि मुकदमे में वास्तविकता क्या है, कितना राष्ट्रहित में और कितना जनहित में है, कौन वास्तव में अपराधी और कौन नहीं है, ये जानने की कला वो है व्यवहार। और आखिरी चीज उसने कही विधि। विधि माने संविधान। देश का संविधान क्या कहता है, उसकी व्याख्या क्या आपने सही की है या नहीं की है, समझ है या नहीं है, इस सब का विशारद। एक होता है नॉलेज और एक होता है विशारद, एक्सपर्ट। 9 साल में उसने इन सब्जेक्टों को सीखा था। आज राजनीति के कोई सिलेबस नहीं है। यदि जानना है तो इस देश में राजनीति को सिलेबस ले लेना चाहिए खारवेल के शिलालेख से। ये बना बनाया सिलेबस है। इन चीजों को जाने। इसके साथ सब विजावदातेन, इसके अलावा विद्याएं, धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या। आप जानते हैं शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर होता है? जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। फेंक के मारा जाए वो अस्त्र है, और स्वयं हाथ में लेके लड़ा जाए वो शस्त्र है। अश्व विद्या, हस्ती चालन विद्या, मौके पे कैसे पहाड़ चढ़ना, क्या करना, हर परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढालना। आप कहीं फंस जाए, भूखे रहना पड़े, बंदी हो जाए, तो कैसे अपने आप को बचाना, कैसे दूसरे का दिया नहीं खाना, और कैसे अपने शरीर की शक्ति की ऊर्जा को योग के माध्यम से बचाना, ये सब इसके विद्याओं में आता है। राजा की सब विजावदातेन नववशानी योवरजम पसादितम, ये कलाएं विद्याएं सीख रहा था, और 9 वर्ष तक उसने युवराज का काम भी किया। एक युवराज के रूप में आसपास के राजाओं को अपने अधीन किया, अपना विश्वस्त बनाया और उनको अपने अधिकार में लिया। इसके बाद लिखता है संपूर्ण चतुर्विंशति वर्षों, 24 वर्ष का होने पर। 24 वर्ष स्टार्टिंग नहीं था। आज 76वां गणतंत्र शुरू है, पूर्ण नहीं है। यहां क्या शब्द है? संपूर्ण। 24वां बर्थडे नहीं था उसका, 24 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 25वां शुरू होने वाला था। उस समय वो क्या करता है? संपूर्ण चतुर्विंशति वर्षों तदानीम वर्धमान शेषयो, वर्धमान और शेष। हमारे मित्र दीनानाथ जी और डॉक्टर दामोदर जी कल उल्लेख कर रहे थे वर्धमान शब्द के बारे में। इसका सामान्य अर्थ नहीं है। जो व्यक्ति स्टार्ट तो हो लेकिन लौट के बुद्धू घर को आए नहीं, बढ़ता रहे, वहीं रुके भी नहीं, यावत जीवन वो हमेशा वृद्धिंगत हो, बुढ़ापे की ओर नहीं बल्कि यौवन की ओर। ये यौवन शब्द यहां प्रतीकात्मक है। उपलब्धियां बढ़े, गौरव बढ़े, क्षमता बढ़े, लेकिन कहीं भी विनाश के लक्षण ना दिखे। वो उन्होंने कहा वर्धमान शेषयो। शेष शब्द यहां पर शेष नाग का वाची है, ऐसा विद्वानों ने लिखा है। शेष नाग अपने कितने भी फल बना सकता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, और वह उसका जहर
किसी चीज से उतारा नहीं जा सकता, जिसकी काट नहीं है कहीं, वो कहलाएगा वदमान शेषयो। वेनाभि विजयो, ये एक नई बात है। वेन एक राजा हुआ, ऐतिहासिक पौराणिक, वो अपने जीवन में कोई भी युद्ध, कोई भी दिग्विजय हारा नहीं था। वो एक मानक है, मापदंड है, आदर्श था। उसके समान खारवेल ने भी दिग्विजय की थी, किसी भी विजय अभियान में वो कभी हारा नहीं था। ऐसा वेनाभि विजयो ततीय कलिंग राजवंश पुरुष युगे, कलिंग में जो राजवंश था उसका तृतीय व्यक्ति था। सातवाहन या आंध्र राजवंश का तृतीय व्यक्ति। ठीक है। महाराज अभिषेचनम पापुनाति, महाराजा के रूप में उसने अपना अभिषेक प्राप्त किया। उसका राज्याभिषेक जो हुआ वो महाराजा के रूप में हुआ। ये पीठिका है, भूमिका है। अब देखिए आगे का मैं थोड़ा फास्ट भी लूंगा और उसमें भाषा की भी बात रहेगी, सारे विषय बताऊंगा, लेकिन एक चीज बता देना चाहता हूं जो आप पढ़ते पढ़ते नहीं समझ पाएंगे। वो ये है कि सम्राट खारवेल कभी भी प्रजा से विमुख नहीं हुआ। उसके दिग्विजय का आधार प्रजा की सुविधाएं थी, व्यक्तिगत शान और शौकत या नाम को बड़ा करना नहीं था। उसके पहले नॉर्मली कोई भी राजा, जैसे आज के लोग भी जब सत्ता में आते हैं, उनका पहला डायलॉग होता है पिछले लोगों ने खजाना खाली कर रखा है, और वो टैक्स लगाते। उसने पूरे जीवन अपनी प्रजा पर कोई टैक्स नहीं लगाया, बल्कि क्या किया, वह पहले ही वर्ष में देखिए, अभिषिक्त मतो, ये मतो प्रत्यय का रूप है, आगे आएगा अपने प्राकृत प्रकाश में भी। अभिषिक्त हो जाने पर, राजा महाराजा बन जाने पर फर्स्ट स्टेप क्या था, पढ़मे वसे, राज्याभिषेक के पहले वर्ष। महाराजा का तो पहला साल था, खारवेल का वो 25वां साल हो सकता है, लेकिन महाराजा का पहला साल था। पढ़मे वसे वात विहत गोपुर पाकार निवेशिनम, पूरा समस्त पद है। वात विहत, तूफान से नष्ट हुए। कोस्टल एरिया में समुद्री तूफान आना कोई नई बात नहीं है, वही बात बता रहे। वात विहत गोपुर, गोपुर जानते हो किसे कहते हैं? गोपुर, प्रांजल बेटे जानते हो? जो नगर के परकोटे के साथ जो प्रवेश द्वार होते हैं, प्रवेश द्वार पे जो ऐसे अलंकृत आकृति बनाई जाती है, जिसको उलांग के कोई एकदम से ना जा सके, चढ़ भी नहीं सके, उसको कहते हैं गोपुर। ठीक है ना? आपके यहां दरवाजे जैसे होते हैं, गुजरात में, राजस्थान में सब कहीं मिलते हैं, वो प्रवेश द्वार के ऊपर जो आकृतियां होती हैं, उसमें लोगों को, सैनिकों के छुपने की जगह भी होती है। तो वो सारी व्यवस्थाओं को गोपुर कहते हैं। पाकार माने कहते हैं परकोटा, और निवेशिनम ये कहते हैं रहने के मकान। तीन चीजों को नुकसान पहुंचा था, एक गोपुरों को, एक परकोटे को, और एक मकानों को। उन तीनों को पटी संखारयति, नया नहीं बनवाया था उसने। महत्वपूर्ण बात, आप लोगों, कुछ लोगों को यह प्राकृत से थोड़ी अलग बात लग सकती है, लेकिन अभिलेखों की प्राकृत क्या है थोड़ा ये भी देखिए। उसमें थोड़े बहुत अंतर भी मिलते हैं, हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही ईसा पूर्व काल में किसी बात का वर्णन कैसे किया जाता था वो भी आपको देखना है। ठीक है ना? पटी संखारयति, प्रति संस्कार किया गया। उसने नए नहीं बनवाए, तोड़वा के उनका सुधार करवाया। हमारे यहां जीर्णोद्धार की एक परंपरा है, उसे श्रेष्ठ माना जाता है। सबको मलबा कर दो और नया बनाओ, इसको आदर्श नहीं माना जाता। और क्या करता है? कलिंग नगरी, कलिंग नगरी में खिवीर, डू यू नो अबाउट दी खिवीर? हमारे यहां एक शब्द चलता था झिरियां। जमीन से, पहाड़ से, कहीं से भी पानी रिस रिस के जब आके कहीं इकट्ठा होता है,
उसको कहते हैं खिवीर। समझे? नॉर्मली कुएं में भी ये होता है, जमीन से पानी रिस रिस के आता है। फिर उसके बाद में खिवीर के बाद शीतल तड़ाग, पानी के जो बारिश का पानी है उसे शहर की नगर की आवश्यकता के अनुरूप जब संचित करने के लिए बीच में शहर में कहीं जगह होती है तो तालाब बनाए जाते हैं। लेकिन इसने शीतल तालाब प्रयोग किया जबकि उड़ीसा में सबसे भयंकर गर्मी पड़ती है। आपको दीनानाथ जी, शायद आप तो कई बार गए होंगे, कभी तेज गर्मी में उड़ीसा जाइए। पूरा उड़ीसा सवेरे 7 बजे से 10 बजे 10:30 बजे तक काम करता है, 7 कीजिएगा 6 बजे से। उसके बाद उनका ब्रेक हो जाता है, फिर वो शाम को 5 बजे से लेके 8-9 बजे तक काम करते हैं। ऑफिस वगैरह 2 बार चलते। क्यों? इतनी भयंकर गर्मी है कि आदमी सह नहीं सकता, झुलस जाए, डिहाइड्रेशन से मर जाए। इसलिए सरकारी व्यवस्था हवा चलती में है। नमी भी रहती है हाँ। कोस्टल एरिया होने से, वो नमी से उमस बढ़ती है, हाँ, वही। उससे कोई वो और राहत ज्यादा नहीं मिलती, नहीं, और भयंकर होती है। हाँ। बिल्कुल सही फरमा रहे आप। तो उसने जो तालाब भी बनाए थे उसके साथ विशेषण दिया शीतल तालाब। अब तालाब शीतल कैसे बन जाएंगे? उनमें क्या एसी लगवाया था या फ्रिज लगवाया था? ये तो चीजें थी नहीं। चारों ओर घने छायादार पेड़ के 2 लाभ होते हैं कि जो मेड़ बनाई जाए तालाब की, वो मिट्टी का कटाव नहीं, पेड़ उसको रोकता है मिट्टी के कटाव को, और वो इतनी छा जाए कि उनकी छाया तालाब पे बनी रहे। तो पानी किनारे से लेते हैं तो पानी ठंडा मिले। खिवीर शीतल तड़ाग पाड़ियों, उनके पाट बनवाए। क्यों? उसके 2 लाभ। एक तो टूटेगा नहीं, दूसरा लाभ जब आप जाएंगे तो पानी को गंदा नहीं करेंगे। आप मिट्टी में से चल के जाएंगे तो पानी में जब उतरेंगे भरने के लिए तो पानी गंदा होगा। लेकिन उसके पत्थर के यदि पाट बने होंगे, उन पे चल के जाएंगे पैर पहुंचते हुए, तो पानी गंदा नहीं होगा। दूसरा कोई आएगा तो उसे गंदा पानी नहीं मिलेगा। इसलिए भी उसने पाट बनवाए। पाटियों च बंधापयति। ये देखो, बंधापयति ये प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। कैसा है? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया कल दीनानाथ जी आपको बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे लास्ट सेशन में जो अनुवाद किए, कि इनमें यदि प्राकृत को आपको अच्छा सीखना है तो आप कर्म वाच्य का प्रयोग कीजिए। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार, जिसे इंग्लिश में पैसिव वॉइस बोलते हैं, वो प्रयोग कीजिए। वही प्रयोग है पूरे में। प्रेरणार्थक क्रिया के साथ हमेशा कर्म वाच्य का ही प्रयोग होता है। तो वह बंधवाता है। राजा मजदूर नहीं है जो बांधेगा, वो निर्देश देगा, निरीक्षण करेगा, योजना बनाएगा, आदि और संसाधन देगा, लेकिन बनाएगा नहीं। उसने ईमानदारी से कहा बंधापेति, बंधवाए। सबु यान पटिसंठपनम कारयति। सभी प्रकार के उद्यान प्रजा के लिए घर जैसा भी हो, लेकिन उससे सुबह शाम घूमने के लिए, बाहर से आने वालों को बैठने के लिए यदि उद्यान होते हैं, छोटे बड़े बगीचे होते हैं, तो लोग बैठ सकते हैं। आप हमारे इस परिसर में भी कितने ही बने हैं, लोगों को बैठ के अच्छा लगता है। धूप में भी, सर्दियों में धूप अच्छी लगती है वहां की, गर्मियों में पेड़ों की छाया अच्छी लगती है। तो वो कहता है सबुयान सर्वोद्यान। ये प्राकृत का रूप देखिए, मिलता जुलता। सबुयान पटिसंठपनम, प्रति संस्थापनम, उनका पुनः जीर्णोद्धार कराया। पेड़ उखड़ गए थे, नए पेड़ लगवाए। मिट्टी भर गई थी तो उसको साफ करवा के सही घास लगवाई, पौधे लगवाए, रास्ते बनवाए, पगडंडियां बनवाई। ये सब कहलाता है सबुयान पटिसंठपनम। कार्यति, कराता है। कितने से? पनती साही सत सहसे हिम, 35 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके। फंड बता दिए। एक चीज बताइए, 35 ये तो आपको प्राकृत समझ में आ रही है, सरल लग रही है। 35 साही 35, लेकिन लाख कहां से निकाला? सत सहसे हिम। थोड़ा सीखिए, लाख शब्द
लाख की संख्या नहीं थी उस समय, 100 और 1000। मैंने भी अपने बचपन में देखा है और बड़ी शालीनता से इसका अध्ययन किया। गांव के लोग आते थे, वो बिसी बोलते थे, 20 बिसी सैकड़ा और गड़ा माने 5 हमारे यहां बोलते थे। एक गड़ा, एक बिसी, एक सैकड़ा, इससे ज्यादा 1000 का नोट उन्होंने बचपन में, जब मैं था छोटा, हमने गांव में कभी देखा नहीं, सुना नहीं। 100 का नोट ही सबसे बड़ा होता था। हमारे पिताजी कहते थे कि उनके जमाने में 1 रुपए में 16 किलो देसी घी मिल जाता था। 16 रुपए में 1 किलो मैं लाई हूँ। हाँ, ये देखो 16 रुपए में आप भी लाई हैं। तो वो आज उनको दिवंगत हुए भी करीब करीब 12 साल हो गए और वो 92 साल की उम्र में दिवंगत हुए थे। तो हम समझ सकते हैं कब के थे, उनका अपना जमाना क्या रहा होगा। ये हमें समझना है धीरे धीरे कि क्या होता था। सत सहसे हिम शब्द हमें एक शिक्षा देता है कि उस समय इतनी महंगाई नहीं थी कि जब 2000 का नोट भी कम पड़ता था। भाई साहब सच बता रहा हूं, सब्जी लेने जाते थे, कई बार सब्जी फल दोनों लेना हो तो 2000 का नोट पूरा नहीं पड़ता था, दूसरा तोड़वाना पड़ता था घर के लिए। 7 दिन के लिए लाए इकट्ठे, एक दिन जाके, तो यही हालत होती थी। लेकिन उस समय वो 100,000 बहुत बड़ी संख्या हो गई, 35 लाख। तो कितनी स्वर्ण मुद्राएं खर्च की होंगी उसके बजट के हिसाब से, ये आपको समझ में आ सकता है। और साथ में शब्द दिया है पकतियो रंजयती। आप लोग प्राकृत वाले हैं, इस शब्द पे ध्यान दें, प्रकृतियों को रंजित किया। आपको कभी लिखना पड़े कि प्रकृति माने क्या? प्रजा, आम जनता। प्रकृति नाम साधारण जना नाम इदम प्राकृतम आप बोलते हैं, वही चीज यहां है। वह प्रकृति को रंजित किया, मींस एनवायरमेंट को नहीं बल्कि अपनी प्रजा को रंजित किया। रंज माने दुख नहीं है, रंज माने आनंद है, आनंदित किया, मनोरंजन। ये पहला वर्ष हुआ। दूसरा वर्ष द्वितीय चावसे, दूसरे वर्ष में अब चूंकि खजाना खाली कर दिया था, अब दूसरा तरीका है, आज का तरीका टैक्स लगाओ। आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं कि इसमें रुचि नहीं, मजा नहीं आ रहा है। आप सोच रहे हैं हम अकेले प्राकृत पढ़ने आए थे। चूंकि हम प्राकृत प्रकाश अकेला नहीं चला सकते, क्योंकि बाकी लोग जब तक नहीं आ जाए, तो मैं आपको ये जानकारी अतिरिक्त दे रहा हूं, सोच के चलाया है ये। लेकिन आपको इससे बहुत बड़ी जानकारियां मिलेंगी, नोट करने लायक है, उदासीन होने लायक नहीं है। पर ये पेपर में कुछ नहीं आएगा, ये विश्वास है। दूसरे वर्ष में अचितयिता 7 कड़िम, दूसरे वर्ष उसे खजाना भरना था। कैसे भरे एक राजा खजाना, वह कला दिखा रहा। और इसमें 3-4 चीजें सीखने की है। हमारी आदरणीय दीदी एक बार और इस चर्चा में मेरे साथ रह चुकी हैं और उन्होंने मुझे बड़ा संबल दिया था, मैं वो बताना चाहता हूं। वह क्या है, ध्यान दीजिए जरा। अचितयिता 7 कड़िम, 7 करणी का उल्लेख किया। कहां? उड़ीसा। आज आप लोग इतने तो समझदार हैं। उड़ीसा कहां है? एकदम ईस्टर्न कोस्ट। और महाराष्ट्र कहां है? वेस्ट में आ गया। उधर से पूरा आज का बिहार, झारखंड, ये सारा क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सब क्रॉस करते हुए कहां पहुंचना था? महाराष्ट्र पहुंचना था। महाराष्ट्र पहुंचने के लिए पैद जो सड़क मार्ग से आना था, कोई वायुयान से नहीं आना था। आइए कल्पना जी। तो उसमें वो पहुंचा खारवे, उसने अपनी सेना को भेजा, खुद नहीं गया, समझ रहे हो? और वहां पर उसने रास्ते में 7 करणी का राज्य पड़ता था। ये नया नया राजा था। पुराने जमे हुए राजा दूसरे नए राजा को आसानी से घुसने नहीं देते, निकलने नहीं देते। उसने कितनी नीति बनाई होगी कि कहां से जाना। देखो वहां बैठा है उड़ीसा में, सेना को भेज रहा है। ये पूरे ज्योग्राफिकल मैप आज के गूगल के अवेलेबल नहीं थे। कितनी स्टडी की होगी ये हम जाने कि पहले भी स्टडी का कितना बड़ा महत्व था और लोग कैसे कैसे करते थे।
रूट बनाया बाकायदा और उसने भेजा कहां तक, असिक नगरम। महाराष्ट्र को असिक देश कहा जाता है। मैंने आपको बताया था लीलावती कहा में इसको आसीय पत्तन असिक देश ये नाम दिए गए, प्राकृत ग्रंथ है लीलावती का। वहां तक भेजा। अचित्रेता सात कणिम पश्चिम दिशम, वो पूरब में है, ये पश्चिम में है। उसने डायरेक्शन भी दिया। है गज नर रथ बहुलम। यस, बता रहा हूं अभी, रिपीट आएगा वो, सब्र करिए। है गज नर रथ बहुलम। है माने घोड़ा, गज माने हाथी, रथ माने रथ और नर माने पैदल। चतुरंगणी सेना, आपने नाम सुना होगा। ये चतुरंगणी सेना भेजी उसने, समझे। इनसे युक्त बहुलम दंडम, दंड शब्द सेनावाची, सेना का काम दंड देना होता, समझे। तो दंड माने सेना। उसको पठापेयति, भेजता है, स्वयं नहीं जाता है, किसी सेनापति की। आप कह रहे अचितयिता माने परवाह किए बिना, उसका भय नहीं रखा, चिंता नहीं की। इतना बड़ा राजा है, बना रहे, हम जो रूट चुन रहे हैं उसका कुछ नुकसान कर ही नहीं रहे। न फसल का नुकसान होगा, न किसी चीज का होगा। एक जगह बैठे बैठे इतनी योजना बनाना किसी आसान काम के रूप में नहीं है, बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी समझ चाहिए। और क्या किया उसने, बिना सोचे शब्द आप बहुत हल्का प्रयोग कर रहे हैं। अनावश्यक परवाह किए बिना, बिना सोचे काम करना समझदारी होती बेटा, मतलब नहीं, समीचीन शब्द का प्रयोग, ठीक है ना। मैं वही बोल रहा हूं, परवाह किए बिना, घबराया नहीं, उससे चिंता नहीं की। कॉन्फिडेंस लेवल बताता है, ये कॉन्फिडेंस भी है और उसकी प्लानिंग का भी झलक है इसमें, कि उसे पक्का पता था कि इस तरह निकलेंगे तो कोई झगड़ा नहीं हो। फिर क्या कहता है, कर्ण वेणम गताय, कृष्ण वेणा नदी, जहां कृष्णा और वेणा नदी का, वेण्या नदी का संगम होता है। आपको पता होगा वेण्या नदी कौन सी थी, हाँ, धरसेनाचार्य ने जब पत्र भेजा था तो वेणा नदी के तट पर, आंध्र प्रदेश की वेणा नदी के तट पर महिमा नगरी में जो युग प्रतिक्रमण हो रहा था, उस युग प्रतिक्रमण में पत्र भेजा था। ये वही वेणा नदी जहां जाके कृष्णा नदी में मिलती है, उस जगह पर जाकर के उसने असिक नगरम, महाराष्ट्र के उस क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र को वितासितम, त्रास युक्त किया। एकदम जाके किसी को घेर लो, हिलने की जगह नहीं हो, गर्दन पर तलवार रखी हो। त्रास तो दिया लेकिन हिंसा नहीं की, डर पैदा किया, और डर के बदले अंडरस्टूड है जो इसमें लिखा नहीं है कि उसने भरपूर वहां से धन प्राप्त किया, और वो धन प्राप्त करके सेना वापस लौटी होगी। उसका रिफ्लेक्शन अगले साल के काम में दिखता है, खारवेल दिखता है। ततीय पुनवसे, राज्याभिषेक के तीसरे वर्ष में गंधर्व वेद बुधो। देखिए एक नई जानकारी, गंधर्व वेद का जानकार। मैंने आपको चर्चा की थी दीदी से, भाई साहब से, क्या कहा था, नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैन परंपरा में गंधर्व वेद का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, तीर्थंकरों के युग से चला आ रहा है। ऋषभदेव ने अपने पुत्र वृषभसेन के लिए शिक्षा दी थी गंधर्व वेद की। वो कहते हैं आचार्य जिनसेन, गंधर्व शास्त्र मा चख्यौ यत्राध्याया श्रुता परम, जहां 100 से अधिक अध्याय थे, ऐसे गंधर्व शास्त्र का अध्ययन कराया था वृषभसेन की। तो ये उसी गंधर्व वेद की बात है। ये चीज सुरक्षित थी खारवेल के काल तक, ये परंपरा सुरक्षित थी। हो सकता है कुछ आधार इसका कहीं मिल जाए। मैं कल्पना जी से निवेदन करूंगा, दीनानाथ जी से निवेदन करूंगा, सुषमा दीदी से निवेदन करूंगा कि कहीं कोई विद्यार्थी इस पर काम करने वाला मिले, ढूंढिए, ऐसी चीजों को उद्घाटित कीजिए
जो हमारे देश की गौरव गरिमा को बताती, जो हमारे इतिहास को प्रमाणित करती हैं, उनको आप कहीं तो बताइए। विषय दीजिए, शोधार्थियों को तो ऐसे दीजिए, मेहनत होगी कोई बात नहीं, लेकिन देश में नव इतिहास का निर्माण होगा शुद्ध के। गंधर्व वेद बुधो, उसका वह एक्सपर्ट था, उसने क्या करवाए ये आपको समझने लायक है। कितनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं उस समय चलती थी लोक रंजन की। नृत्य प्राकृत में देखिए, नृत्य की री का आ हो गया, नृत्य रह गया। नृत्य आयोजन करवाए ताकि पब्लिक खुश हो देख के। दंप कहते हैं मल्ल विद्या जैसे आयोजन, कुश्ती, मल्ल विद्या। कई लोग अपने अपने शौक होते हैं, कोई कुछ देखना चाहता है, कोई कुछ देखना चाहता है। दंप। तीसरा गीत, कुछ लोग गाने के शौकीन होते हैं, उसके लिए गीत के आयोजन करवाए। कोई संगीत के शौकीन होते हैं, उनको वादित्र इसके आयोजन करवाए। और कई लोग इन सब का मिश्रित रूप देखना चाहते हैं, जिसे नाटक या रंगमंच कहते हैं, नौटंकी कहते हैं। तो उसका संदंसन माने एक्चुअल अर्थ है नौटंकी। इसके लिए कहीं भी मंच बना के किया जा सकता है, नुक्कड़ नाटक भी खेला जा सकता है। इसके लिए बड़े बड़े थिएटर जरूरी नहीं। थिएटर में अभिजात्य वर्ग के लोग जाते हैं। रंगमंच को पब्लिक के बीच में लाना है, पब्लिक को रंगमंच का किराया वसूल नहीं देना है। संदंसना ही, उत्सव समाज कारापना ही, ये बड़ी जानकारी है। उत्सव और समाज का आयोजन किया। आप लोग जानते हैं उत्सव और समाज में क्या अंतर है? उत्सव किसी उपलब्धि के लिए किया जाता है। बच्चा टॉप आया, उत्सव कर लिया। पुत्र का जन्म हुआ, उत्सव कर लिया। शादी हुई, उत्सव कर लिया। जितने भी ओकेशनल जो होते हैं वो सब है उत्सव। लेकिन उस बच्चे के जन्म के बाद जैसे बर्थडे बनाते हैं, अब तो वो फिक्स है ना। जो हम अपने परंपरा से कुछ खुशी के प्रसंग मनाते हैं उनको कहते हैं समाज। सम्राट अशोक ने लिखा, नचा समाजा कर्तव्य। समाजों का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए, लोगों को इकट्ठा करके, जब भीड़ जोड़ के, जो आप गा बजा के, नाच के, खूब खाना पीना करके, शानो शौकत जो करते हैं वो समाज, ठीक है ना। उत्सव एक्चुअली वो है, लोगों को मिठाई बांट दी, कुछ कर दिया, सबको पता चल गया, वो उत्सव है। अब देखिए मजेदार बात कि उत्सव समाज कारापना ही, ये दोनों का आयोजन किया। इस देश की परंपरा देखिए, जब अशोक मना कर रहा है कि समाज नहीं होना चाहिए, तो दूसरी ओर खारवेल करवाओ, क्या चक्कर है। समाधान के लिए मैं गया महर्षि वाल्मीकि के पास। वो अपनी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राज्य वर्धना। ये राज्य की समृद्धि के प्रतीक है। जिसके पास होगा वो ही तो करेगा, जिसके पास होगा ही नहीं तो वो करेगा क्या। इसका मतलब कितना धन लाया था वो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र वाले नाराज मत हो ना, वो पुरानी बात है, आज की बात नहीं तो हर्ट फील करने लगे आप कि हमारा माल ले गया। सुनो, ठीक है ना। उत्सव समाज कारापना ही चा कीड़ा पेती नगरी, और पूरी प्रजा को, नगरी को, ध्यान रखना कलिंग नगरी राजधानी थी और कलिंग पूरा प्रदेश का नाम था, राज्य का नाम था। तो कलिंग नगरी को कीड़ा युक्त कर दिया। मौज मस्ती, खूब आनंद करोगी, गाओ बजाओ, खाओ पियो, मस्त रहो। ये प्रजा को गिफ्ट है, कहीं से लाए, लेकिन हमने अपनी प्रजा को खुश किया। चौथे वर्ष में विद्याधरादिवासम, ये बड़े नई बात कही उसने, विद्याधरों के अधिवास क्षेत्र। काफी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि जो ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, बर्फीले पहाड़ वाले, वहां जो लोग रहते हैं, आम आदमी कल्पना नहीं कर सकते। मैंने देखा, आप लोगों में से कोई पौड़ी गढ़वाल एरिया के कहीं कभी संपर्क रहा हो? कोई है क्या? किसी का संपर्क रहा? नहीं रहा। मैं आपको बताता हूं, आज भी वहां राज जात यात्रा निकलती, देवों को लेके जाती। -18 टेम्परेचर में नीचे पूरी बर्फ पड़ी हुई है, उसमें नंगे पैर चलते। रुपल जी, आप यहां चलने की हिम्मत नहीं करेंगे, वो उसमें -18 टेम्परेचर में।
कहते क्या रे भैया, इनके पास तो विद्याएं हैं, विद्याओं के धारक हैं, उनको विद्याधर क्षेत्र कहा। विजाधरादिवासम दूसरा विशेषण दिया, अहत पुवम, जिसको कभी जीता नहीं जा सकता। इसका नाम क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? विश्व का इतिहास यदि आपने पढ़ा है तो बताइए। ये एरिया एक्चुअली नेपाल। आज तक एक ही देश अजेय है जिस पर किसी ने शासन नहीं किया, वो है नेपाल। विजाधरादिवासम अहत पुवम, न उस समय किसी ने जीता था, न आज तक के इतिहास में इसको जीतने कोई एविडेंस मिलता है। अहत पुवम कलिंग पौराज निवेशितम, कलिंग के पूर्ववर्ती राजा जाके वहां रहते थे कभी कभी गर्मियों वगैरह। फिर क्या करता है वहां, कुछ क्या किया उसने, फिर टूटा हुआ है शिलालेख। फिर लिखता है वितद मकुट, वितथ। देखिए एक शब्द मैं आपको लिख के बता रहा हूं, तथा आचार्य कुंद के ग्रंथों में मिलेगा तथा, किच्चा तदोपदेशम, है कि नहीं? ऋग्वादातेण मोते सिम, पढ़ा है ना, वो तथा का ही तथा है। अब आप गौर करेंगे कि इसमें कहा वितध, जैसे थे, तथा माने जैसे थे वैसे नहीं बची। मुकुट कहां लगाया जाता है? माथे पे। मुकुट तो थे लेकिन माथे पे नहीं थे। राजा मुकुट उतार के दूसरे के चरणों में कब रखता है? शरणागत होने की। वितद मुकुट। फिर सबल मणिते, ऐसा नहीं है कि उनके पास सेना नहीं थी, वो अपनी सेना से घिरे हुए थे, युक्त थे, लेकिन सेना मजबूर हो गई थी शस्त्र समर्पण करने के लिए। चा निखित छत्र भिंगारे, उन्होंने अपने छत्र और भिंगार माने जिनमें कीमती सामान है वो निक्षिप्त, वो जमीन पर रखे हुए। ये शरणागति का तरीका है। एक राजा जब दूसरे राजा को शरणागत करता है तो वो पूरी प्रोसेस है। हम लोग कल्चरल स्टडी कराते हैं, इसकी कल्चरल स्टडी भाई अद्भुत होगी। हित रतन सापते, हित, मैं फिर से यही जा रहा हूं, शब्द है धृत। धा को हा होता है कि नहीं होता है प्राकृत में? धा को पढ़ाया था आपको, हा होता है। अब धृत को और री को ई होता है। अब देखिए धा को कर दिया हमने हा और री को कर दिया ही और ता को ता, क्या बन गया? हित। धृत, धृत को हित है, या हित माने हितकारी नहीं। धृत धारण किए हुए, क्या? रतन, रत्नों को, और सापते माने भेंटों को। एक शरणागत राजा दूसरे राजा को रत्नों की भेंट देता है, कीमती वस्त्राभूषण आदि की भेंट देता है, रत्नजड़ी तलवार आदि की भेंट देता है। वो है दित रतन सापते, सब रठिक भोज के। राष्ट्रकूट वंशी और भोजक वंशी दो राजाओं की बात कर रहा है। यह पूरा इतिहास है। राष्ट्रकूट वंशी और भोजक वंशी उनको पादे वंदापयति, अपने पाद वंदना करने को मजबूर करता है, शरणागत करता है। युद्ध में मारना करना अलग है, कहीं युद्ध का नाम नहीं है, लेकिन उसका कौशल यह था। लेकिन मजे की बात यह है कि ऐसा वो स्वयं जाए बिना सेना के बल पर कर रहा है। चौथा वर्ष हुआ, पंचवें चेदानी वसे, चेदियों के 5वें वर्ष में। मैं आपको शुरू में एक चीज बता रहा था, वो अधूरी रह गई, एक सेकंड में बताता हूं। 2 शाखाएं चली थी ना सातवाहन वंश की, बताया था ना। एक तो कलिंग पहुंच गई, दूसरी शाखा पहुंची थी मध्य प्रदेश में, आज भी उसका नाम है चेदियरी, चंदेरी बोलते हैं। आज भी खारवेल के युग का किला वहां मौजूद है, कोई नहीं देखने जाता पर मौजूद है। समझ में? बूढ़ी चंदेरी के जो वैभव है, वहां भी सारे जैन प्रतिमाएं, जैन पुरातत्व आज भी विद्यमान है।
समझ रहे ना आप? तो ये वो एक शाखा वो थी, इसलिए चेदियरी ये इनका परिचय था अपने को। चेदानीम चेदियों के, ऐसा परिचय देता था। चेदानीम पंचमे वसे, पांचवें राज्य में वर्ष में नंदराज तिवस सत ओघाट तनुसुलिया वाटा पनाडिम नगरिम पवेश। धन आ गया, ले लिया चौथे साल में। पांचवें साल में क्या किया? कलिंग नगरी की सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल। गर्मियों में त्राही त्राही हो जाती थी, आज तो पाइपों से पहुंच जाता है। जो महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है वो लगभग कलिंग नगरी से 40 किलोमीटर दूर बहती है, पानी नहीं पहुंचता था। तो नंदराज ने किसी जमाने में तिवस सत लगभग 103 वर्ष या 300 वर्ष, दोनों अर्थ हो सकते हैं, तब उसने एक पनाडी प्रणाली, पानी की नहर खुदवाना शुरू की थी, जो अधूरी रही थी। वो अपने राज्य ले जाना चाहता था, निश्चित रूप से गंगा नहर रही होगी। उसने उसको डाइवर्ट करके कलिंग नगरी प्रवेश्यति, कलिंग नगरी में उसको प्रवेश करा देता है। लेकिन साथ में एक शब्द है तनसुलिया वाटा। कभी स्मरण है आपको तनसुलिया? कोई नाम आपने सुना हो? ये तो तय है कि उड़ीसा और बंगाल के एरिया का ही कोई जगह होगी। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इनमें से ही कोई जगह है। मैंने तिनसुकिया अलग है, मैंने इसका वो भी देखा, पूरा रिसर्च करवाया, कल्पना जी को बताया था एक बार मैंने। नहीं है वो, तिनसुकिया अलग जगह है। ये तनसुलिया जो कह रहा है ये कोई अलग जगह है। हो सकता है कोई प्राचीन नाम रहा हो, ऐतिहासिक स्थानावली में भी ये नाम नहीं मिलता। ये मेरे रिसर्च का एक बड़ा भारी पॉइंट है जिसके कारण मैं अटका हूं। कई पॉइंट और भी हैं, एक कारण ये भी है। उससे वाटा माने वाया। जब कोई नहर पानी किसी जगह ऊंचाई पर डायरेक्ट नहीं ले जाया जा सके तो उसे वाया करके, घुमा करके फिर रास्ता मिलता है और वहां से लाते हैं। तो इसलिए वो कहता है मेरे वो कलिंग में नगरी की ऊंचाई अलग थी, स्थिति अलग थी, डायरेक्ट नहीं आ सकती थी, तो तनसुलिया के रास्ते उसको लाया हुआ है और नगरिम प्रवेश्यति, कलिंग नगरी में पानी का प्रवेश कराया। आज बहुत बड़ा रिसर्च का बिंदु है। गुरुजी आगे बेटा चेयर लगाओ। यहाँ से दे आइए ये ले लो। कर लेंगे, प्लास्टिक की कर लेंगे। सर थोड़ा आज खारवेल शिलालेख ले रहा हूँ, उनको प्राकृतिक का थोड़ी जानकारी होगी और जो लोकल अभी नहीं आ पाए 1 बजे तक आ पाएंगे तो थोड़ा उनका एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। एक विषय की जानकारी तो मिल जाए बिल्कुल प्लीज। अब वो कहते हैं अविशितोचा छठे वसे, राज्याभिषेक के 6वें वर्ष में राजसेयम संदंसयंतो, राज की ऐश्वर्य को दिखाते हुए, मतलब चौथे वर्ष में उसने कितना कमाया था कि पहले एक पूरी नहर खुदवा के कर दी, नगरी में पानी की व्यवस्था। मैं जो लास्ट बात कह रहा था, आज यदि कोई खोज के बता सके कि जब हम राम सेतु की खोज कर सकते हैं तो किसी ऐसे आप लोगों में से कई टेक्नोलॉजी के जानकार होंगे, एक्सपर्ट होंगे, प्रयास करें कि क्या उस नहर के कोई प्राचीन अवशेष मिलते हैं जिसको खारवेल ने कलिंग नगरी में प्रवेश कराया था। कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, वो तनसुलिया मिलेगी, वो रास्ते में कहीं खंडहर मिलेंगे उसके, वो चीज की खोज की जानी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। अविशित्योचा छठे वसे राजसेयम संदंसयंतो, राज की खजाना भरा हुआ है ये बताने के लिए, सब करवणम, सभी कर्मचारियों के लिए, सभी करवणम करने वालों कर्मचारियों के लिए, अनुग्रह अके अनेकानी सत सहसानी विसृजति, अनेक प्रकार के अनुग्रह करता है। लाइक जैसे आज की भाषा में बोनस देना,
वेतन वृद्धि देना, समझ गया ना, उनके लिए। और साथ में सत सहसानी, लाखों अवसर पैदा करता है, कितना खजाना भरा होगा। विसर्जती, विसृजती, नए निर्माण करता है जो पहले नहीं चल रहे थे। किसके लिए? पोरम जानपदम, पौरम जो कलिंग नगरी की राजधानी के निवासी थे, जानपदम जो पूरे उड़ीसा के निवासी थे। ये अंतर हमें समझना होगा। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में सतमम च वसम पसासुतो वज्र घरवती सा मतुक पदम पुनाती सा कुमार, ये टूटा हुआ है। उसके घर में कुल दीपक पहला हुआ। वज्र घर वाली जो उसकी रानी थी, उसके पुत्र की उत्पत्ति हुई। बाद में हमने रिसर्च की हुई है, बताऊंगा किसी दिन। उस पुत्र का नाम भी लोगों ने खोज के निकाला। शायद उसका कुदेप श्री नाम था, कुदेप श्री, मुझे याद आ रहा है। वो कुदेप श्री नाम था इसके बेटे का, खारवेल के। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 8वें च वसे महती सेनाएं महत गोरद गिरिम घाता पईता राजगहम उपपीड़ा पे। 8वें वर्ष में बहुत बड़ी सेना लेके, पहला अभियान था जो खारवेल ने खुद किया, अकेले सेना से। गोरथ गिरिम घाता पईता, गोरथ गिरी आप जानते हो, राजगृह यदि आप कभी जाएं तो राजगृह में एक पर्वत जो प्रमुख उड़ीसा साइड से, ईस्टर्न साइड से है, उसका नाम है गोरथगिरी, समझ गए? तो उस गोरथगिरी को घाता पईता, नॉर्मली लोग उससे राउंड लेके घूम के राजगृह आते थे, उस पर चढ़ के नहीं आते थे। अपनी जो पंच पहाड़ी है ना दीदी, उसकी बात कर रहा हूं। तो उसको चढ़ के पार करते हुए घाता पईता राजगहम पीड़ा पेती। लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि सेना पहाड़ से आएगी। सब सोचते थे सड़क मार्ग से कहीं से आएगी, मैदान क्षेत्र से, जानबूझ के पता न चल पाए से, और सीधे राजगृह में प्रवेश कर दिया। एतिनम कम्म पदान सन्नादेन, एतिनम इस क्रम में, कम्म पदान सन्नादेन, जो कम्म पदान क्रमोपाद विक्षेपी, एक क्रिया आपने सुनी होगी, पैदल चलने की बात। तो पैदल सैनिकों के सन्नाद से, ध्यान रखना, पैदल सैनिक, उनके लिए शिक्षा होती है कि आप जोर से हल्ला करते हुए जाए, सामने वाले का मनोबल तोड़ने की। अभी आपने परेड के समय देखा होगा, वो कितनी जोर से चिल्ला के बोलते, ये उनको ट्रेनिंग का पार्ट है, समझ गए ना। पैदल सैनिकों का सबसे बड़ा पार्ट होता है उनके जीतने का रहस्य है कि जितनी जोर से जो चिल्ला लेगा, सामने वाले का मनोबल तोड़ देगा। हाँ, वो बिल्कुल धाड़ धाड़ ऐसे चले। कम पदान सनादेन, पैदल सैनिकों की आवाज से। क्या हुआ? संभीत सेन वाहिनी, डर के जिसने सेना और वाहन दोनों को छोड़ा, विपपुंच तुम, छोड़ते हुए, छोड़कर, मधुरम अपयातो यवन राज डमित, मथुरा की ओर भागा यवन राज डिमित। ये है राजा डिमेट्रियस, जिसको प्राकृत में डिमित कर दिया, डिमित। अब आपको एक चीज बताऊं मैं, ये डिमेट्रियस वह राजा था उसी यवन वंश का जिसका सेल्यूकस था, उसी वंश का था, यूनान का राजा। ये भारत जीतने आया, देखा कि तो कोई दमदार राजा नहीं है, खारवेल तो इतनी दूर रहता है, उसने आके मथुरा जीता, यहां के मंदिरों से अरबों का खजाना लूटा और वहां पर एक छावनी बनाई अपनी और उसकी सुरक्षा के लिए लगा दिया। बाकी सेना लेके वो अयोध्या जीतने के लिए निकला था। अब अयोध्या में और राजगृह में आज भी कई 100 किलोमीटर का अंतर है, दोनों बगल में नहीं, कई 100 किलोमीटर का अंतर है, बाई एयर भी, एरियल वे से भी। लेकिन मजे की बात बताऊं आपको कि वहां पर उसके गुप्तचरों ने जानकारी दी कि खारवेल आ रहा है, उसकी सेना के इतने आवाज आ रही है। गुप्तचर दूर दूर तक फैले होते हैं, जानकारी देते हैं। उससे खारवेल का नाम सुनते ही डिमेट्रियस की सेना के हौसले पस्त हो गए, वो उल्टे पैर भाग खड़े हुए। संबीत सेन वाहिनी,
सेना डर गई, वाहन छोड़ दिए, पैदल दौड़ पड़ा। कहा? मधुरम अपयातो, जहां मथुरा में अपनी छावनी है, जितना माल ले लिया उतना ही बहुत है, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। इसका प्रमाण महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में भी मिलता है। गुरुजी जानते हैं, महर्षि पतंजलि ने भी इस बात का उल्लेख किया कि डिमेट्रियस आया था मथुरा को, अयोध्या को जीतने, लेकिन उन्होंने यह उल्लेख किया किसी अज्ञात कारण से वह वापस लौट गया। इस अज्ञात कारण का उत्तर यहां मिलता है। खारवेल राजगृह आया था, वो उनको बचाने नहीं आया था, उसे पता ही नहीं था, लेकिन उसके नाम का आतंक इतना था, भय इतना था कि एक यूनान का राजा जो पूरे देश को जीतता हुआ अयोध्या के नजदीक पहुंच रहा था, वो उल्टे पैर भाग के गया। इससे खारवेल के बारे में आपको जानकारी मिलती। यवनराज निमित्त यक्षति, ऐसा उसने कर दिया। फिर यक्षति पलव भार कप रुखे, इसी साल में वह एक कल्पद्रुम विधान कराता। इस कप रुख का क्लियर है, कप कल्प रुख वृक्ष, आप लोगों ने पढ़ा है प्राकृत में। गड़बड़ी क्या हुई? जितने लोगों ने शिलालेख पे काम किया, इसको कोई अश्वमेध कहता है, कोई राजसूय यज्ञ कहता है। कप रुख में कहां से अश्वमेध निकलता है, कहां से राजसूय निकलता है? कल्पद्रुम विधान जैन परंपरा की 5 महापूजाएं हैं, उनमें से एक पूजा है, और इसको सिर्फ चक्रवर्ती सम्राट संपन्न करते हैं, और इसके अंत में किमिक्षिक दान देते हैं। प्रजाजनों से जो मांगो वो देंगे, मना नहीं कर सकते। इसके बिना ये विधान पूरा नहीं माना जाता। तो वो क्या कहता है? यक्षति देता है पलव भार, तुलादान। पलव भार, पलव मांसम, शरीर के मांस को, हड्डी आदि को, इनको पल कहा गया। तो व्यक्ति, राजा एक पड़ले पे बैठ गया, दूसरे पे किसी को सोना चांदी हीरे मोती, जिसको जो मांग रहा, लड्डू पेड़े, जो मांग रहा उसको वो तुल के दे रहा है। पलव भार है गज रद सयाती, हाथी घोड़े और रथों पर खजाना लाद के लाया था। और सब धरावासीनम, ये भेद नहीं किया कि तुम मेरे राज्य के निवासी हो के नहीं हो। सब धरावासीनम, चाहे परिवेश ने और आसपास के राज्यों से भी जो आए थे। परिवेशन पड़ोसी, प्रतिवेशन संस्कृत का शब्द है, परिवेशन। चाहे अगणिठिया, इसका अर्थ लोगों ने ऐसा अनर्थ किया, दीदी मैं शर्मिंदा हूं, उन्होंने क्या अंगीठियां दी। एक पुरातत्व शास्त्री, अरे भैया अंगीठियां किसको दी जाती है? ये तो हमारे यहाँ कलह पावड़ माना जाता है, पर लिखा है लोगों ने कि अंगीठियां दी। अगणिठिया, अगलित, सब पाम गहनम कारय तुम, सर्वप्रथम ग्रहण कराने के लिए ब्राह्मणम पान भोजनम ददाती, ब्राह्मणानम, ब्राह्मणों को पान भोजन दिया। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी, उन्होंने कहा भाई जब वो जैन परंपरा का अनुयायी था तो जैन मुनियों को क्यों नहीं दिया? मैं आज आपको इसका रहस्य बता रहा हूं। एक राजा का कर्तव्य, देश में जो असल में ब्राह्मण है वो इस देश के रक्षक है। किस रूप में? शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 काम वही करते। वैद्य ब्राह्मण होते थे और अध्यापक ब्राह्मण होते थे। आपके बच्चे सीखेंगे क्या? और आपके बच्चों को बीमारी हो जाएगी तो बचेंगे कैसे? और ये दोनों ही चर्याएं वो निस्वार्थ करते थे, कभी इसका पेमेंट नहीं लेते थे, वेतन नहीं लेते थे। इस कारण पूरा राज्य कृतज्ञ होता था ब्राह्मणों का, और उनको सबसे पहले, अपने साधुओं से भी पहले, उनके लिए भोजन पानी आदि देना, पहला अपने यहां सीधा निकलना बोलते, भिजवाना करना, ये सबसे पहले किया जाता था। हम लोग सांप्रदायिक विद्वेष में नहीं पड़े, तथ्य जाने, और तथ्य यही है कि ब्राह्मण इस देश में भी पूजे गए, तो उस पूजने का कारण कि उन्होंने विद्या और स्वास्थ्य, इन दोनों के लिए कल्प वृक्ष बन के रहे। ऋतुम्बर आगमों में इंद्र आता है परीक्षा देने के लिए, ब्राह्मण बन के आता है। हाँ, देर में देखिए वही क्या। और वप्र शब्द की व्युत्पत्ति आप देखिए, विद्वान बैठे हैं हाँ। संस्कृत के। विप्र जो है वप से बनता है। हाँ। बोल किसान, जय जवान जय किसान। मैंने बोना बोना, बोले वो ज्ञान बोता है। आप खेत में बीज बोते हैं, वो आपके दिमाग में ज्ञान ज्ञान के बीज बोते। वपनात् विप्र, वपन है। तो ये जो चीज है, ब्राह्मणम पान भोजनम ददाती,
अर्हंतानम च समणानम ददाती प्रसादाय, उनकी भी प्रसाद यानी कृपा। प्रसाद का मतलब वो बांटना, खाना पीना, जूठन वो नहीं है। उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद के लिए उन अर्हंतानम समणानम जो आरत परंपरा के श्रमण थे उनको भी देता है। किसी का वो पूजा वगैरह में बोलते हैं निरोपनामी, वो निर्वपामी, हाँ वो अलग है। ऐसे निकाल के अलग रख देना। वो बोया, बोने बाद में खेत में जो फसल हुई उसको निकाल के एक जगह रखते हैं। तो हम इसको दान के रूप में ऐसे निरूपमी हुआ है। निरूपण के कितने अर्थ हैं, तो आप मनुस्मृति में शब्द मिलेगा, वो समय बहुत है। नवमे च वसे नगरीय कलिंग राजनिवासम महाविजय पासादम कार्यति। 38 आयत 9वें वर्ष में उसने महाविजय नाम का नया राजमहल बनवाया कलिंग नगरी में। आज उसके अवशेष पता नहीं चल रहे हैं, इसकी रिसर्च होना चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कोई तो हो जो हिम्मत करे, खोजे कि इसी उड़ीसा में, इसी भुवनेश्वर के आसपास कहां है वो अवशेष जो कलिंग नरेश खारवेल ने महाविजय नाम का राजप्रासाद बनवाया था। 38 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके 10वें वसे दंड संधि साममयो, दंड संधि और साम मैंने उल्लेख किया था ना, 3 नीतियां, चौथी नीतियां भेद नीति नहीं। भरतवश पठानम मही जैनम कारापयति। यहां 2 बातें 1 मिनट में बताऊंगा। भरतवश जो शब्द है, इस देश का नाम भारतवर्ष जो पड़ा उसका ये आधार है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने बताया था कि खारवेल अभिलेख में भारत, इस देश का नाम भरतवर्ष आया है। तब उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष ने स्वीकार किया था कि यही इस देश का नाम होगा और ये आधार है। इसका उल्लेख संविधान की जो अपनी राज्यसभा की आज से करीब 18 वर्ष पहले जो एनुअल गजेट निकलता है उसमें इसका पूरा 3 पेज पे दिया हुआ है। मैंने खुद देखा हुआ, इतने बड़े आकार का होता है वो, आर्ट पेपर पे, उसमें चित्र समेत दिया हुआ है और खारवेल का स्मरण किया हुआ, नाम दिया हुआ। एकादशमें च वसे सतुलम पायातानम च मणिरत्नानि उपलब्धि। 11वें वर्ष में सतुलम, शत्रुओं पायातानम भागते हुए, जो उसका नाम सुनते ही मैदान छोड़ के भाग रहे थे, कहते भाई चले तो जाओ पर कुछ तो दे जाओ। पायातानम भागते हुए जो शत्रु थे उनसे मणिरत्नानि उपलब्ध थे, उनसे मणि और रत्न वह टैक्स के रूप में वसूलता है। कलिंग पौराज निवेशितम पिथुड़म गधवनंगलेन काश्यति। मैं बहुत फास्ट ले रहा हूं ताकि हम समय का उल्लंघन नहीं कर जाए, लेकिन बात भी पूरी हो जाए। कलिंग पौराज निवेशितम, कलिंग के पूर्व राजाओं के द्वारा जो निवेशित था, जहां का सेवन किया गया, ऐसे पिथुंड नाम का नगर आज भी उड़ीसा में है। लेकिन उसको गधवनंगलेन काश्यति, गधे के हल चला के खेती करवाई। आप जानते हैं, मेरे को इसका प्रमाण नहीं मिलता था। एक भवानी प्रसाद मिश्र बुंदेली के प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, उनकी रानी झांसी एक उपन्यास करीब आज से 125 साल पहले प्रकाशित, वो मुझे मिला। मैं उसको पढ़ रहा था, किसी और के यहां बैठा था, मैं उनसे मांग के लाया, भैया जो पैसा लेना वो ले लो। उसमें दिया था कि गधों से खेती करवाना, किसी जगह को उजड़वाना हो तो वहां गधों के हल चलवाए जाते हैं। मैं आपको एक अच्छा पक्ष बताना चाहता हूं मित्रवर दीनानाथ जी। कुछ समय पहले आजमगढ़ एक एरिया था यूपी का, लोग कहते वहां पुलिस घुसने की हिम्मत नहीं करती थी। ऐसे जगहों पे, ऐसे ही वहां का एक आजमगढ़ था, एक पिथुंड, जहां राजा की सेनाएं भी कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसे ढंग से घर बने हुए, बिल्कुल युद्ध के जैसे बंकर होते, इस तरह से कब कहां भाग जाएंगे, क्या कर लेंगे, कि इनको कोई तरीका नहीं है। यहां गधों से हल चलवा दो, उजड़वा दो, अब यहां कोई रह नहीं पाए। यह प्रतीक है, उसे उजड़वाया क्योंकि सारे बदमाश बसे हुए। जनपद भावनम च 13 वत्सत कतम विदति तमिर देह संगातम। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत फास्ट चल रहा है खारवेल भी। जनपद भावनम, जनपद की भावना से वाले, ध्यान रखना, जनतंत्र या लोकतंत्र को जहां है उसको ही जनपद कहते थे, बाकी को राज्य कहते थे। जनपद की भावना वाले 13 वत्सत कतम, 113 वर्षों से जहां जनतंत्र चल रहा था, ऐसे तमिर देह संघातम, देह शब्द भी जनतांत्रिक
गणराज्य के लिए कहा जाता है। तमिलनाडु में इसके कोई प्रमाण आज ऐसे नहीं मिलते हैं। पहला एविडेंस है खारवेल का, उसका रिसर्च होना चाहिए कि तमिलनाडु में गणतंत्र कब था, कैसा था, कौन लोग थे, किसने बनाया था, और 113 वर्ष से चला आ रहा था, जिसको खारवेल ने छिन्न भिन्न कर दिया। क्योंकि राजा तो राजा है, वो तो अपने ढंग से चलेगा। लास्ट पेज पे हैं हम, जल्दी ही करेंगे, कोई समय का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा, मैं देख ही नहीं रहा हूं। नहीं अभी है टाइम। अभी 12:10 हुए हैं। आपका कोशिश करूंगा मैं समय से कर दूं और हम थोड़ा बहुत विद्वानों को भी सुन सकें। 12 में चा बसे राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सेना ही 700 से हिम, सेना के द्वारा कितनी 700 से हिम, कम से कम 1 लाख सैनिकों की सेना। वितास्यति उत्तरापथ राजानो, उत्तरापथ के राजाओं को त्रास। देखिए कहीं भी उसने नहीं लिखा कि मैंने खून की एक बूंद भी बहाई। त्रास युक्त जाके अचानक घेरा डालना उसकी शैली थी। घबरा गए, साहब अगला कुछ कर ही नहीं पाए, हक्का बक्का रह गया। हाँ हक्का बक्का रह गया। सही फरमाया आपने। उत्तरापथ के राजाओं को ततो, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, इसको जरा ध्यान से सुनिए और पढ़िए। इसके बाद मागधानम च विपुलम भयम जने, तो मगध के लोगों में भयंकर भय पैदा करता हुआ, मागधानम विपुलम भयम जने, तो विपुल भय पैदा करता हुआ, हति सुगंगाय पायति। अब इसका जो अनर्थ किया गया विद्वानों के द्वारा वो सोचनीय है। लोग लिखते हैं उसने हाथी को गंगा में पानी पिलाया। अरे बाप। सुगंग मगध के राजप्रासाद का नाम था, राजमहल का नाम था सुगंग राजप्रासाद। उस सुगंग राजप्रासाद उसके दरवाजे पे लाके उसने महामेघवान को अड़ा दिया, महामेघवान नाम के हाथी को। आप समझिए वहां पहुंचाया उसने। मगध के लोग आतंकित होके, नहीं टी ब्रेक नहीं है आज, सीधा लंच हो। और मागधम च राजानम, सुगंग राजप्रासाद पर सीधा पहुंचाता है। वहां के सैनिकों को, गुप्तचरों को समझ भी नहीं पड़ पाया, नॉन स्टॉप चला। मागधम च राजानम बसति मितम, मगध राज बृहस्पति मित्र। ये आप इतिहास जानिए। आप जानते हैं कई जगह इसका नाम पुष्यमित्र मिलता है। पुष्यमित्र नाम सुना होगा। आपको बताऊं इसका उत्तर डॉक्टर नेमीचंद जी शास्त्री ने मुझे दिया। उनकी बुक में लिखा है इसका उत्तर। वो लिखते हैं कि पुष्य नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए इसके दोनों नाम चलते थे, बृहस्पति मित्र भी और पुष्य मित्र भी। हमें विद्वानों की बात का बहुत आदर करना चाहिए। हर विद्वान जो अपने क्षेत्र की कोई भी जानकारी देता है उनके सिर माथे करना चाहिए। हम चरण रज माथे लगाते हैं, लेकिन उनकी बातों को हृदय में बसाना सीखेंगे। पादे वंदाप्यति, उसको चरण वंदना करने को विवश कर देता है। कोई भी राजा सीधे चरण वंदना कब करता है कि जब उसके अंग रक्षक तक दूसरे के द्वारा गन पॉइंट पे, आज की भाषा में तलवार की नोक पर रख दिए गए हों, तब वो करता है। नंद राजनीतम कलिंग जन सन्निवेशम, अद्भुत। नंद राजा जिस कलिंग जन को आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को लाया था, उसने पहले और कुछ नहीं पूछा, उसने पूछा बताओ कहां है हमारे भगवान। नंद राजनीतम कलिंग जन सन्निवेशम गह रतन परिहारेहम, जितना उसका खजाना था सब कुछ ले लिया। मूर्ति लाओ, परिहार पूरा, हमारा जितना ऐश्वर्य था सब ले लिया। और इतने नहीं किया, अंग मगध वसुम, अंग देश और मगध देश दो देश हैं। चंपापुरी क्षेत्र जो हमारा है वो अंग देश कहलाता है, और उसके बाद राजगृह मगध देश कहलाता है। ये दोनों पास पास के हैं। इन दोनों के वसुम, वसु शब्द धनवाची है, गुरु जी प्रमाणित कर सकते हैं। वसु शब्द धनवाची, ठीक है ना। हम लोग वसु शब्द 8 के वाची भी मानते हैं, 8 संख्या का वाची भी है, या धनवाची है। अंग और मगध के वसु यानी धन को वह क्या करता है, नयति, ले जाता, बाकायदा लेके जाता। तुमने हमारे भगवान को अपने यहां ऐसे बंदी जैसा बना के रखा था, हम लेके जा रहे हैं, साथ में ये सब लेके जा रहे हैं।
फिर टूटा हुआ है, जठर लकिल गोपुराण सहरानी निवेश्यति सत, वहां ले जाके सबसे पहले नगरी का जीर्णोद्धार कराता है। सत विसकनम 100 कितने हुए? 2000। अब सोचिए, अब कोई तूफान नहीं आया था, सामान्य सज्जा, हम लोग जैसे कलरिंग करा लेते हैं ना घर में, पुताई, थोड़ा मेंटेनेंस, मात्र 2000 स्वर्ण मुद्रा में पूरी कलिंग नगरी का मेंटेनेंस हो गया था। जमाना क्या रहा होगा। जठर लखिल गोपुराणी सहरानी निवेश्यति, उनके सुधार में लगाता है। और अभुत मच्छरियम, उधर ये लगाता है, कितना फास्ट पहुंच रहा है पांड्य राज्य में। अभुत मच्छरियम, ये अद्भुत और आश्चर्यवाची है कि हाथी नाव, एक हाथी के आकार की बड़ी भारी नाव बनाता है और उसमें परिपुरम, वहां से पांड्य राजा के राज्य से लेके कलिंग नगरी तक लेके आता है। क्या लेके आता है? हाथी रतन माणिकम, हाथी, घोड़े, रत्न और माणिक। आपके रत्न और माणिक ले, हाथी घोड़े क्यों लिए? भाई साहब, युद्ध के लिए युद्ध कुशल हाथी और युद्ध कुशल घोड़े एक राजा की बहुत बड़ी पूंजी होती। पंड राजा चा एदानी अनेकानी मुतमनी रत्नानी आहाराप्यति, पंड राजा से भी बहुत सारे मोती, माणिक और रत्न लेके आए था। पांड्य राज्य आप जानते होंगे, वो प्रसिद्ध है मोतियों के लिए, माणिकों के लिए, समुद्री खनिजों के लिए। क्यों? वहां से सारे व्यापार के जो समुद्री यात्री निकलते थे जहाज, वहां रुकना पड़ता था। आज भी इसका नाम है पुडुचेरी या पांडिचेरी, ये पांड्यों की राजधानी। बहुत बड़ा केंद्र था वो बंदरगाह, इसलिए वो वसूलते थे, वहां से ये चीजें लेके आया। इद सत सहसानी दक्षिणा वासिनो वसी करोती, और पूरे दक्षिणा पथ को अपने कंट्रोल में कर लिया। ऐसा दिग्विजय दूसरा नहीं मिलेगा। 13वें चवसे सुपवत विजय चक्के, 13वें वर्ष में जब विजय चक्र अच्छी तरह चल चुका, कुमारी पर्वते, फिर कुमारी पर्वत पर अर्हते ही पखीण संसते हिम काय निशीदियाय पाप यव के हिम राजवितानी चिन्वितानी वासा सितानी। ये वह भूमिका है जब उसने श्रवण संघ की संगीति बुलाई थी, श्रुत के संरक्षण के लिए। उनके रहने की जगह बनाना थी कि सारे साधु आएंगे, रहेंगे कहां? वो तुम्हारे घरों में, कोठियों में, महलों में नहीं रहती। तो उनके लिए पखीण संस्ते हिम, कैसे साधु बुलाए? जिन्होंने संशय का क्षय कर दिया था, निर्भ्रांत थे, अपने अपने विषय के निर्भ्रांत विशेषज्ञ थे, उनको बुलवाया। उनकी काय निषीदिया है, उनको शरीर टिकाने के लिए। निषीदिका यहां शरीर का आश्रय, मात्र टिकाना, उनको रहना नहीं था, घर नहीं बनाना था। आज भी मैं आपको कभी मौका मिला तो बताऊंगा, दीदी आपको जरूर ले चलूंगा मैं। मेरा एक प्रोग्राम है 3 या 4 दिन इस जगह रह के और एक एक पॉइंट से शिलालेख को प्रमाणित करना, ये है वो चीज, ये दिखाने के लिए। आज भी है वहां राजवितानी चिन्वितानी वासा सितानम, ये हो कौन सी? कुमारी पर्वते, कुमारी पर्वत पर अर्हते हिम पखीण। ये अर्हत जो शब्द है, ये अरंत परमेष्ठीवाची नहीं है, योग्यतावाची। पखीण संस्ते हिम, वो योग्यता क्या थी? प्रक्षीण संशय, निर्भ्रांत थे, जिनको अपने नॉलेज, अपनी उपलब्धि के बारे में कोई भ्रम नहीं था। काय निषीदिया, वो बताई दिया आपको। पाप यव के हिम, जो पाप से डरते थे, पाप से बच के चलते थे। राजवितानी, ऐसे राजभृत्यों के द्वारा चिन्वितानी, चिन्हवाई गई, बनवाई गई। वासा सितानम, उनके वास और आश्रय के लिए वो गुफाएं आज भी वहां बनी हुई। पूजानुरत उवासक खारवेल श्रीना जीव देह श्री का परीक्षिता, जब वहां साधु आए, उन्होंने श्रवण संगीति की, उनके पास साधुओं की संगति में रह के, खारवेल लिखता है जैन धर्म का यह मर्म है। पूजानुरत, उनकी पूजा की, पूजा में लगा हुआ था। उपासक, उनके ही पास रहना चाहता था। उपासक, उपासना।
जरा प्लीज इन चीजों को बंद रखें, मैं 10 मिनट में खत्म करने वाला हूं। सुनिए, पूजानुरत उपासक एक तो होता है साधुओं की पूजा करना, पर उनके पास बैठना नहीं चाहते, वो लौट के ही घर नहीं आता था, उनके पास बैठा, उनसे तत्व ज्ञान सीखा, और तत्व ज्ञान सीख के क्या किया, खारवेल श्री नाम दे रहा है। खारवेल श्री के द्वारा जीव देह श्री का परीक्षिता गुरु जी, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कर लिया। मैत्री के बाद में जो दूसरा है, तब प्रसादात ममास्तु शक्ति, सब कुछ हमें केवल एक शक्ति दीजिए भगवान कि हम अपने शरीर और आत्मा को अलग देख सकें। बस ये, लेकिन किसी ने लिखा है तो पहली बार लिखा है, बाकी जीवन में बहुत लोगों के हुआ, लेकिन लिखा किसी ने नहीं, वो लिखता। गुड्डी का गाना है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, बस यही है इसमें। बस कहते हैं सकल समण सुविहितानम, सुविहिताचार एक जैनों की आचार पद्धति है, साधुओं की। सुविहिताचार वाले सभी श्रमणों को, जो सब दिशानम, सब दिशाओं से आए थे, यानीनम यतिनम स्तपसीसीनम संघायनम। ध्यान रखिए, आजकल जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, संघ माने मुनि आर्यका श्रावक श्राविका। जैन संघ में, मुनि संघ में ना आर्यका होती थी ना श्रावक श्राविका होती, 4 तरह के मुनि होते थे। यानीनम ज्ञानी, विशेष ज्ञानी, जैसे सुतकेवली जैसे कुछ ऐसी। दूसरे यतिनम, जो निरंतर प्रयत्नशील होते थे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तपसी सीनम, और जो तपस्वी थे और ऋषि थे। ये 4 वर्ग के मुनियों को का संघ था। वो संघ आए, उन अरत निषीदिया समीपे, आज भी वहां ऊपर लिखा हुआ है, खारवेल के द्वारा बनाए गए जो कलिंग जिनका जैन मंदिर था, उसके नींव के पत्थर आज भी लगे हुए, मंदिर नहीं बचा, उसके शिखर पे आज भी कभी मौका मिला तो मैं इन विद्वानों को भी साथ में ले जाना चाहूंगा। 3 दिन की सारी व्यवस्था वही रूपल बहन करेंगे, आज घोषणा कर रहा हूं, बिना पूछे घोषणा कर रहा हूं। और वहां रहकर आप देखिए तो सही कि क्या लिखा है और क्या हमारे वहां है मौजूद, प्रत्यक्ष देखें। खत्म हो गया। अर्ध निषीदिया समीपे पभारे, जो पठार भाग होता है उसको प्रभार कहा, थोड़ा ढलवा। वहां पर बड़ा कर समुत्थापिता ही अनेका ही योजना ही, वहां खारवेल आखिरी रूप में कुछ काम करता है, कई योजनाएं शुरू करवाता है। पड़ती साई सत्सय से ही, उनमें पहली योजना थी जिनमें 35 लाख स्वर्ण मुद्रा खर्च करके शिला ही उसने देश के कोने कोने से मजबूत अच्छे पत्थर मंगवाए, शिलाएं मंगवाई। और सिंह पथ रानी सिंधुला, यहां नाम दे रहा है वह सिंह पथ से आई हुई अपनी रानी सिंधुला का, किसका श्रेय उसको है। निशियानी, उसने निशी बनवाए, उसमें घंटाल कतो, खम्भों पे घंटे की आकृतियां बनी हुई थी। ये अलंकरण जैन परंपरा के मंदिरों का विशेष है, जंजीर बनी होती है, नीचे घंटे लटके होते। पटलिक चतरे, गुलाबी रंग के पत्थर के चबूतरे पर, गुलाबी मार्बल के चबूतरे पर बेडरूए गभे थंबे, खंभों पर बेडूरी मणि जड़ी हुई थी। उसमें पति ठापियती, भगवान जो कलिंग जिन लाए थे उनकी पुनः प्रतिष्ठा कराता है। पान त्रिया सत्सय से हिम, 35 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके 2000 में पूरी कलिंग नगरी का जीर्णोद्धार हो गया था। तब सोचो 35 लाख खर्च किए। और दूसरा काम किया, मुरी, अनेक योजनाएं थी ना, एक योजना ये हुई, दूसरी योजना थी मुरी काल बोच्छिन्नम, मौर्य काल में विच्छिन्न हुए। आपको पता होगा कि जब भीषण अकाल पड़ा था, जब चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं भद्रबाहु स्वामी के संग को लेके श्रवण तक गया था दक्षिण में, वहां रहे, सारे प्रमाण है, ये कोई झुटला नहीं सकता। मुरी काल, वो उस समय में जो जिनश्रुत विच्छिन्न हुआ था, मुरी काल विच्छिन्नम, जो बचा था उन श्रवण संघ के सानिध्य में, चोयठी अंग संतिकम, चो 4 8 8, चारों 8 कितने हुए? 12 अंग, द्वादशांग संबंधी। तुरियम उपादेति, 4 भागों में पहली बार व्यवस्थित कराया। प्रथमान योग, करणान योग। आपको बता दूं, जैन शासन के द्वादशांग के वर्गीकरण में कहीं एक प्रथमान योग नाम आता है, बाकी 3 अन्य योगों के नाम नहीं।
ये व्यवस्था खारवेल ने शुरू कराई थी, उसके साथ हुई थी। फिर कहते हैं अंत में ये तुर्यम माने 4 भागों में उपादेति बनवाता है। उपसंहार, खेम राजा, वह प्रजा की कुशल क्षेम का राजा था, अपने मौज मस्ती के लिए सब कुछ नहीं करता था। बड़ राजा, बहुत बड़ा राजा था। भिखु राजा, खुद का जीवन भिक्षु की तरह जीता। धम्म राजा, धर्म का राजा था, धर्म का पालन करता था। पसंतो, वह देखता था क्या हो रहा है। सुनंतो, ज्ञानियों की बात सुनता था, प्रजा की भी और ज्ञानियों की। अनुभवंतो, और अनुभव करता था। कल्याणानी, क्या मेरा कल्याण हो और क्या प्रजा का कल्याण है। गुण विशेष कुशलो, अनेक गुणों में कुशल था। सब पाषंड पूजको, सभी धर्मों के जो पाषंड माने धर्म, उनका संप्रदाय, उनका जो पूजक था, सम्मान करता था, किसी का अपमान नहीं करता था। वित्पत्ति है ना, पापम खंडे की थी पाखंड। हाँ वही, आज तो खराब हो गया, पाखंडी है। हाँ तो पापम खंडे, अरे कुंद ने दिया है साफ साफ, पाषंडीय लिंगाणी चकी लिंगाणी बहुत पयाराणी। पाषंडीय लिंग माने धर्मात्मा लोग, पाषंडी माने पाखंडी नहीं है। सब देवायतन संस्कार को, सभी धर्मों के देवायतनों का जो संस्कार कराता था, सबका जीर्णोद्धार, किसी एक का नहीं कराता था। इस देश की संस्कृति है। अपतिहित चक्रवाहन बलो, जिसके चक्रवाहन रथ के चक्र को किसी ने रोक नहीं पाया, जिसके सेना के रथ को, पहिए को किसी ने रोक नहीं पाया। चक्रधरो, जो चक्र का धारी था, या चक्र का अर्थ सुदर्शन चक्र नहीं है, चक्र माने ऐसी नीति जिसको दूसरा नहीं जाने, ऐसी राजनीति की धुरा को धारण करता था वो। गुप्त चको, उसके रहस्य हमेशा गुप्त होते थे, जिसको जितना बताना उतना बताया जाता था। डिक्लेयर करके नहीं करता था कि मैं कहीं कोई स्ट्राइक करने जा रहा हूं। पवत चको, लेकिन जो गुप्त नीतियां होती थी उसको अप्लाई जरूर करता था। ऐसा नहीं कि नीतियां बननी फाइलों में रहेगी, ऐसा नहीं होता। राजसी वसुकुल विशेष, तो राजाओं के वसुकुल में जिसका नाम था, उसके युग में 8 श्रेष्ठ राजाओं, जो ऐतिहासिक और पौराणिक राजा हुए, उनमें विनिश्चितो, जो विनिश्चित था, आश्रित था, स्थान प्राप्त था, ऐसा राजा खारवेल श्री, ऐसा राजा खारवेल श्री हुआ। उसका अभिलेख मेरे को बहुत दिन से मन था, एक बार पूरा अभिलेख यहां बताया जाए, आपके बीच में प्रस्तुत किया जाए। बहुत संक्षेप में मैंने किया। मैं आपको बताऊं, इस पर 750 पेज तो लिख चुका हूं, 18 पंक्ति का शिलालेख है, 750 पेज लिख चुका हूं। और कितने